बट बच्चों का खान पान का ध्यान कैसे रखे पेरेंट्स? इंडिया एक इतना अमेजिंग प्लेस है कि यहाँ पे हर एक चीज उपलब्ध है। अगर हम देखें, इतने नाना प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज। अगर कोई बच्चा बार बार बीमार हो रहा है जी, मौसम के बदलने पर, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस लंबे समय तक कोई बीमारी बढ़ सकती है? जो कॉमन और इन्फेक्शंस हाँ, हैं, उनसे लॉन्ग कोई क्रॉनिक इलनेस अगर हम बोलें, तो क्रॉनिक इलनेस जो सिंपल सर्दी जुकाम है वो नहीं होते। क्रॉनिक इलनेस वाले इन्फेक्शन अलग होते हैं। मैम बच्चों में डायपर रैशेस की समस्या बहुत आजकल सुनने में आ रही है और बढ़ती भी जा रही है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? डायपर का पहला जो इसका समाधान है कि आप डायपर का यूजेज कम करें। उसमें जनरली ऐड में दिखाते हैं कि डायपर नहीं पहना था तो गीला हो गया और निमोनिया हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि वो थोड़ा गलत है। बच्चों को क्यों टीकाकरण ज़रूरी है और इसका शेड्यूल क्या हो सकता है? कुछ बीमारियां थी जो कि बहुत ही घातक थी और उनके इलाज भी बहुत अच्छे उपलब्ध अभी भी नहीं है, जैसे कि डिप्थीरिया यानी कि गलघोटू। मैम बच्चा जिद करता है तो बच्चे को कैसे सँभालें? कि ये एक लाइफ स्किल है जी, जैसे कि पानी में आप डूब रहे हैं और तैरना वाली, ऐसे ही कि मुझे गुस्सा आया और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम लगा, सबको लगता है, पर शांत कर लिया। ये हमें हर बच्चे को सिखाना चाहिए, जिससे कि कल भविष्य में वो कोई गलत कदम ना ले ले, अकेला ना महसूस करे। नमस्कार, आज हमारे साथ है शहर की जानी-मानी डॉक्टर नीतू यादव जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आपका वेलकम है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, जैसा कि आपने माननी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं डॉक्टर नीतू यादव, मैं जबलपुर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक डिवीजन, एंड द प्लेजर इज़ एंटायरली माइन टू बी हियर। थैंक यू थैंक फॉर यू सो मच इनवाइटिंग मी। मैम। मैम, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मौसम के बदलने पर अक्सर बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। नॉट इवन बरसात में, हम ठंडी भी देखते हैं, गर्मियाँ भी जैसे आती हैं शुरुआती दिनों में, तो बीमारियाँ बढ़ क्यों जाती हैं? जी, ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जब भी मौसम बदलेगा तो हम देखते हैं जैसे कि वातावरण में, पेड़-पौधों में भी बदलाव आ जाता है मौसम के हिसाब से। उसी प्रकार सूक्ष्म जो बैक्टीरिया हैं और वायरस, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी बदलाव आ जाता है और उनकी जो स्प्रेडेबिलिटी है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। और इसलिए ऐसा होता है कि मौसम बदलने पे अक्सर बीमारियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस लिस्ट में जो मौसम की बात हम कर रहे हैं, डेफ़िनेटली रेनी सीज़न या जो सावन का ये जो हाँ। सीज़न है, यह नंबर 1 होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा, स्पेशली क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो जो शिशु हैं या बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। मैम, बच्चों में बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में कौन-कौन सी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं? मतलब ज़्यादा आपने देखी होंगी कि बरसात के मौसम में ये बीमारियाँ कॉमन हो गई हैं। और साथ ही साथ बरसात में हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ बरसात में भीगने से बीमारियाँ होती हैं, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ़ बरसात में भीगने से बीमारियाँ होती हैं या बरसात का मौसम जैसे आता है तो उसमें बीमारियाँ आने लगती हैं? देखिए, ये एक प्रेडोमिनेंटली भ्रम है कि भीगने से बीमार पड़ते हैं। डेफ़िनेटली जो फर्स्ट रेन होती है, तो उसमें जो पॉल्यूशन एयर में होता है, वह उसके साथ आएगा और आपका कॉन्टैक्ट होगा, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद जो है, हम कोई साइबेरिया में नहीं रह रहे हैं, जहाँ पे इतनी ठंड हो कि कोल्ड स्ट्रेस हो जाए बॉडी को और लीडिंग टू डैमेज, और उसके कारण फिर हमारी बॉडी एक्सपोज़ हो गई, है ना? इंडिया में ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बच्चे थोड़े बहुत बरसात एन्जॉय करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए उन्हें। जो कारण है बीमार पड़ने का, कि फिर मैं वही बोलूँगी कि एक छोटा-सा संदेश हमें प्रकृति भी देती है। जो पेड़ कभी नहीं बढ़ रहा था, वह बढ़ने लगता है, क्योंकि जो ये उमस वाला वातावरण है, गर्म हमारे यहाँ का जो वातावरण है, वो है प्रेडोमिनेंटली ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप का। तो ये जो वातावरण रहता है, ये इसमें बैक्टीरिया भी बहुत बढ़ते हैं उमस में, और वायरसेस भी बढ़ते हैं, है ना? तो इसलिए जब वो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा एक्सपोज़र भी बढ़ जाता है। इसलिए बरसात में ज़्यादा बीमार पड़ने की संभावनाएँ होती हैं। दूसरा यह रहता है कि सैनिटेशन मेंटेन करना सोसाइटी में बहुत मुश्किल हो जाता है। वाटर लॉगिंग जो है, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है सोसाइटी का। तो उससे भी उनकी, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन स्प्रेडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है इस चीज़ समस्या के। मैम, सर्दी, जुकाम, बुखार और इसमें क्या-क्या बीमारियाँ जो हैं बढ़ हाँ, जाती हैं? बरसात में क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं? एक्चुअली बरसात में लगभग इन्फेक्शंस ही देखें तो सारे इन्फेक्शन जैसे उनको मौका मिल जाता है इस टाइम पे।
तो सर्दी ज़ुकाम और दस्त तो कॉमन है ही, और हम लोग बड़े स्ट्रीट फूड हमें बहुत पसंद है, तो उससे थोड़ा और ज़्यादा हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे हर इन्फेक्शन का रूट होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस है या टाइफाइड है, उसको हम फीको ओरल रूट बोलते हैं। और जैसे कोविड में हमेशा इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि हर एक को मालूम है कि उसका रूट क्या था, एयरबॉर्न, सांस द्वारा वातावरण। तो ऐसे इन्फेक्शन, तो जो ये फीको ओरल रूट वाले जो दूषित खाने और पीने से होते हैं वह भी बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। और एयरबॉर्न इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन है वह इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एज सच इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है। तो दस्त, सर्दी ज़ुकाम, हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें कुछ तो जैसे हेपेटाइटिस भी है वो खून के संपर्क से होते हैं, तो उसमें मौसम का कोई लेना देना नहीं है। परंतु हेपेटाइटिस ई और ए जो है, और इसके बहुत केसेस आते हैं, इनफैक्ट छोटी छोटी सोसाइटीज़ में हम उनको मिनी एपिडेमिक कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा टाइफाइड है। तो ये सारी जो बीमारियां, डेंगू क्यों होते हैं, क्योंकि या मलेरिया, क्योंकि मच्छर को भी पानी की ज़रूरत है ना। तो जब वातावरण में छोटे छोटे जगह पे पानी कलेक्शन हो जाएगा तो, और उनको भी थोड़ा ऐसा इन्वायरमेंट गर्म और उमस, तो वह बढ़ जाते हैं और इसलिए ये सारी बीमारियां फैलती हैं। बेसिकली बरसात में गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से वो गंदगी एयर में हाँ, उसे हम गंदगी कह सकते हैं, वो नेचर का एक तरीका है। हमने सैनिटेशन सिटीज़ में शायद नहीं मेंटेन किया है, इसलिए उसको गंदगी बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अन्यथा वो एक नेचर की साइकिल है, अगर हम वाइल्ड में देखें। मैम, इन जैसा कि आपने बताया कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों से हम कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को, और हम खुद को भी कैसे बचा सकते हैं? जी, कुछ से तो हम बिल्कुल बच सकते हैं, जो मैंने बताया, जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। हम हो सके तो हम स्वच्छ पानी पिएं, स्वच्छ खाना खाएं। और मैं बिल्कुल स्ट्रीट फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर हमको एज सोसाइटी हर बार गवर्नमेंट पे ही हम ब्लेम करें वो ठीक नहीं रहेगा। हमें प्रॉपर फूड हाइजीन मेंटेन करने की आदत डालनी होगी, जो वेंडर्स हैं उनको भी और हमको भी, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब एयरबॉर्न इन्फेक्शन, देखिए अभी की जो हमारी पॉपुलेशन स्टेटस है, हम बहुत ही ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। हमारे स्पेशली बच्चों को स्कूल तो जाना ही होगा, और एक स्कूल में 30 से 50 बच्चे रहेंगे। बिल्कुल। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन को हमें ये मानना पड़ेगा कि ये तो बच्चों को ज़ुकाम और ये जो भी एयरबॉर्न फैलते हैं इन्फेक्शन, वो होंगे ही, है ना। क्योंकि वह बच्चा जब संपर्क में आएगा, ऐसे बच्चे जिसको ज़ुकाम है, या फॉर दैट मैटर कई बार कोई इसमें अगर पेरेंट हो तो वो ये पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चा तो 9 महीने का है, वो तो बाहर जा ही नहीं रहा, फिर उसको क्यों ज़ुकाम हो रहा है? क्योंकि उसकी फैमिली में कोई तो बाहर जा रहा होगा। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारा एक्सपोजर हो जाता है उन इन्फेक्शन से। जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे तो नहीं हो रहा ज़ुकाम, और मैं रोज़ देख रही हूँ पेशेंट को, हाँ। क्योंकि मुझे पहले हो चुका है, और मैं उस इम्यून सिस्टम जो उस इन्फेक्शन ने ट्रिगर किया, उसको आगे लेके चल रही हूँ, तो इसलिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो इसलिए ऐसे घर बैठे बच्चे जो कभी जिन्होंने गेट की या दहलीज लांगी नहीं, उनको भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन इस प्रकार से फैल सकते हैं। तो और डेंगू और मलेरिया के लिए तो गवर्नमेंट ही कितनी मुहिम चला रही है कि पानी का कलेक्शन रोकिए। और एक बार के लिए ऐसा नहीं है कि हम मलेरिया को कम समझते हो, क्योंकि डेफिनेटली उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, परंतु तब भी उसके लिए एंटी मलेरियल और ट्रीटेबल हैं। वायरल इन्फेक्शन में हमेशा पेशेंट को भी बोलती हूँ कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनका कोर्स कैसा होगा, और इनमें जो क्राउन है ऑफ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, वो सबसे ज़्यादा डेंगू हो जाता है। डेंगू एक इन्फेक्शन ऐसा है कि आपको नहीं मालूम कि कितना सीवियर हो जाएगा और उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो इसलिए इस माध्यम से मैं सारे पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे और अपने आप को कृपया मच्छरों के काटने से तो बचाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उससे बाकी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी, ये छोटी छोटी चीज़ें रखें तो सारी से, जैसा मैंने बोला कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन तो थोड़े होंगे ही, परंतु हम उनको रिड्यूस तो कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम सिंपल हैंड हाइजीन, या अगर मुझे ज़ुकाम है और मैंने रुमाल रख लिया बात करते हुए, या ज़ुकाम है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो मैं से थोड़ा दूर रहूँगी, तो ज़ीरो नहीं कर पाएंगे फिर भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन को, बट उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर देंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आसानी से हो सकती हैं।
हमारे अभिभावक जानना चाहते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे मिथक, नोशंस हैं और प्रोपोगेशन भी हैं उनके, कि इस फलानी चीज़ से इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं, इससे ऐसा करें वैसा करें। सबसे प्राइमरी जो है कि अगर एज डॉक्टर मैं विभाजित करूं इम्यून सिस्टम की समस्याएं, तो एक होती है प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसी, मानिए कि हम ऐसी कुछ समस्या के साथ पैदा हुए हैं जिसमें हमारा अनुवंश या हमारा इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, वह बहुत ही गंभीर होते हैं और उनके इलाज बिल्कुल अलग है बोन मैरो, और थैंकफुली ये बहुत रेयर है, और इनका जो इन्फेक्शन होता है उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही गंभीर, ना ठीक होने वाला, मोटे तौर पे मैं बताऊं तो होता है। तो इसको तो हम अलग कर दें, है ना। तो इसलिए एटलीस्ट पेशेंट घबराए नहीं, ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बताना चाहती हूँ। तो ये अलग प्रकार की समस्या है, इनकी डायग्नोसिस बहुत अर्ली आपके पीडियाट्रिशियन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे रेड फ्लैग साइन रहेंगे। दूसरी, हम जनरल जो बोलते हैं हमारे बच्चे की या मेरी इम्यूनिटी कम है, उसके लिए सबसे प्राथमिक जो है, ये इम्यूनिटी बॉटल में नहीं आ सकती। इसके लिए हमें कुछ अपनी जीवनचर्या ही ठीक करनी पड़ेगी। एक तो जैसे कैलोरी डेंस फूड होता है कि जिसमें कैलोरी बहुत है अगर आपको वज़न बढ़ाना, वैसे ही न्यूट्रिशनल डेंस फूड है ना, वो हम चूज़ करें, है ना। लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, द फर्स्ट चॉइस स्टार्ट्स है। उसके बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी है। अब इसमें ये नहीं कि हमारा बच्चा तो कूदता फाता रहता है, हम मोबाइल दिखा रहे हैं उसे, टीवी दिखा रहे हैं आजकल, हाँ, हाँ। है ना। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी बाद में बात कर सकते हैं, पर उसके कारण उनकी डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। और दूसरा, सोसाइटी में बहुत शिफ्ट हो गया है, इतने व्हीकल्स हो गए हैं कॉलोनी में भी, और उसके उसके कारण हमें डर लगता है अपने बच्चे को बाहर भेजने में। हाँ। तो जो आज से 30 साल वाले पहले के लोग हैं, वो बहुत खुश होते हैं और नॉस्टैल्जिक होते हैं ये बात बताने में कि वो कैसे घूमते रहते थे पूरे दिन। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, एंड आई रियली फील सैड अबाउट इट। थोड़ी फ्रीडम तो सबको मिलनी चाहिए थी, और अब हमारे बच्चे घर में रहते हैं, तो आप उसका अपोजिट हम ये कर सकते हैं कि हमारी कॉलोनीज़ में या दूसरी कॉलोनी में गार्डन है, कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को बाहर ले जाएं, जिससे कि उनकी इनवॉलंटरली एक्टिविटी बढ़े और हमें पुश नहीं करना पड़े हर चीज़ के लिए। तीसरा, सोना। सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोने को हम कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते, और बॉडी उसको बिल्कुल फिजिकल और स्ट्रेस मानती है ना, बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेस मानती है। तो सबसे प्राथमिक, तो अगर आप किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, किसी को भी इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेसिक सी चीज़ है हाँ, कि प्रॉपर हाँ, उसको सोना हाँ, चाहिए। जो ये रहता है हर एक करियर में या कोई भी हम काम करते हैं कि बेसिक शुड बी राइट, तो यहाँ पे भी यही है कि बेसिक शुड बी राइट। दूसरा ये कि क्या बॉटल में इम्यूनिटी आती है, अगर सपोज मैं विटामिन सी डेफिशिएंट हूँ और उसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली विटामिन सी का मैं सिरप या टैबलेट लूँगी तो फिर। सो इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन समथिंग which is an integral part of the pathway of immune system, then you will benefit, otherwise probably not। और अगर हम डेफिशिएंट हैं तो फिर वही हम प्राथमिक बेसिक्स पे आ गए कि हमारा न्यूट्रिशन, खाने का अंदाज खराब है ना। तो इसलिए वो सर्कुलेट आप होते रहेंगे बार बार बेसिक्स पे। ठीक है, यू कैन टेक मेडिकेशन फॉर 2 months, एंड व्हाट अबाउट आफ्टरवर्ड्स, अगेन यू हैव टू कम टू बेसिक्स। सो इसलिए बेसिक कभी भी कहीं पे भी स्किप नहीं करने चाहिए। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को खुद से अपना नुस्खा नहीं ट्राई करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर के पास जा सकते हैं वो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि ये नुस्खा आजमा लेते हैं, वो नुस्खा आजमा लेते हैं और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं जी, कराते हैं। देखिए, हर एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ मैटर, और यहाँ तो हमारी बॉडी की बात हो रही है ना। हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन इंसान के पास सबसे प्रेशियस चीज़ तो उसकी बॉडी ही हाँ। है ना। तो उसका ख्याल तो हमें हर एक चीज़ से ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। तो उसमें डेफिनेटली अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तथा जो भी हम इंटरवेंशन करते हैं, थेरेपेटिक इंटरवेंशन या मेडिकेशन, उनके डोजेज होते हैं, हाँ। ड्यूरेशन होता है ना। वो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे, या तो आप सब ऑप्टिमल लेंगे, और अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी का भी तो रिस्क रहेगा। तो डेफिनेटली इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट।
मैम हमने बात की कि इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं, बट हमने इस बारे में भी बात की कि मौसम के बदलने से कैसे बीमारियां बढ़ जाती हैं। बट बच्चे कैसे बार-बार बीमार पड़ते हैं बारिश के आने पर? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये बारिश के आने में तो डेफ़िनेटली पड़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि उनका ही बच्चा बार-बार बीमार पड़ रहा है और आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ मच स्ट्रेस दे आर बाय दिस फैक्ट कि उन्हीं का बच्चा बीमार पड़ रहा है। तो उसका एक बिल्कुल ये सारी जो साइंटिफिक फैक्टर उन्होंने फ़िल्टर करके हम सिंपल बट स्टिल नॉट लूज़िंग द एसेंस ऑफ इट करके मैं प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो शिशु है उसका इम्यून सिस्टम है बिल्कुल नया है, उसके बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करेगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शन करेगा। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इम्यून सिस्टम के मूलभूत पे अगर एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है तो ऐसा भी क्या खामियाजा हो गया, अगर हमें ज़ुकाम हो गया और हमने 3 दिन नाक पोंछनी पड़ गई तो ऐसा कुछ नहीं हो गया। उससे इम्यून सिस्टम की एक एक्सरसाइज की तरह है ये। परंतु हाँ, डेफ़िनेटली प्रेज़ेंटेशन अलग होता है। सेम इलनेस मुझे हो और मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो और हो सकता है कि आपको बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर आए या कॉम्प्लिकेशन हो। कई बार जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी है या एनी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ कई बार किसी को हों या एलर्जीज़ जैसे जिनको ज़ुकाम वग़ैरह होता है और अगर वो एलर्जिक है तो उनका जो पीरियड ऑफ इलनेस है एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्पटम जो है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ट्रीट करनी चाहिए डेफ़िनेटली और ऐसा भी नहीं कि अरे अब मैंने बोल दिया तो बच्चे तो बीमार पड़ते हैं हम हाँ, हर एक चीज़ के रेड फ्लैग साइन हो गए एज आई टोल्ड यू बिफोर कि सेम इलनेस कैन हैव डिफरेंट प्रेजेंटेशन in equally healthy individual because you don't know how your immune system would respond. So definitely learning about red flags sign rather than worrying कि मेरा बच्चा क्यों बीमार होता है। डर जो है वो कैसे भागता है इन जनरल डर ऐसे भागता है कि आपके पास जानकारी आ जाती है तो इसलिए जानकारी रखें मैं ये कहूँगी जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हम सीखें कि रेड फ्लैग साइन क्या होते हैं जिनमें हमें अर्जेंट केयर लेनी है और कब जैसे सिंपल इलनेस है तो उसमें हम सिंपल ट्रीटमेंट करके वेट कर सकते हैं। अगर मैं अभिभावक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप लर्न करेंगे तो आपका जो डर है ना, वो बहुत कम हो जाएगा और आप जैसे कि जो लोग बर्फ़ में रह रहे हैं वो कितने सुकून से रह रहे हैं और हम नहीं रह पाएँगे। तो यू विल डांस थ्रू ऑल दीज़ सीज़न विद योर चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि उनके बच्चे बार-बार बीमार हो रहे हैं। हाँ, उनको जागरूक होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और कुछ चीज़ें वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि भाई हम यहाँ पृथ्वी पे रह रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया रह रहे हैं और वह भी जिएँगे और हम भी जिएँगे, है ना? तो इसलिए कुछ इलनेसेस तो हमें होके ही रहेंगी। बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए एज़ डॉक्टर्स एंड एज़ पेरेंट्स कि हम कभी सीवियर इलनेस मिस ना कर जाएँ। वह सबसे मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है और हमें इतने स्ट्रेस भी ना हो जाए कि जॉय ऑफ हैविंग अ चाइल्ड और जॉय ऑफ लिविंग मिस हो रहा है हमारा क्योंकि हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा बीमार बार-बार पड़ रहा है। तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो एक कहीं पे हमें बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहिए। पेरेंट्स को लंबे समय तक एक स्ट्रेस नहीं लेके चलना चाहिए कि हमारा हाँ, बच्चा उस वजह से वो हाँ, बहुत सारे काम उनके बिगड़ हाँ, रहे बहुत हैं। सारे काम उनके बिगड़ रहे हैं और वही फिर अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी को हार्म होगा, है? तो जिस चीज़ से हम बच सकते हैं, जानकारी से ही बच सकते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा इकोनॉमिक लॉस भी नहीं है, तो उसको हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। हाँ। मैम बार-बार बच्चे में बीमारी होने से उसको लंबे समय तक कोई समस्या तो नहीं बढ़ जाएगी? मतलब अगर कोई बच्चा बार-बार बीमार हो रहा है, हफ्ते में 2 बार, 3 बार या महीने में वो कंटिन्यू बीमार ही रह रहा है, जी। मौसम के बदलने पर, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको मतलब लंबे समय तक कोई बीमारी बढ़ सकती है? जी देखिए, ज़्यादातर जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, वो लंबी बीमारियाँ नहीं करते हैं, हाँ, प्रोवाइडेड जो मैंने पहले बोला कि रेड फ्लैग साइन मिस नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए और वो बहुत सिंपल रहते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन आपको बता भी देंगे। दूसरा ये रहता है कि जब भी बच्चा बीमार पड़ेगा, तो वह खाना कम खाएगा। थोड़ा-सा ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन बॉडी जो है अगर कोई बोले कि जर्मन इंजीनियरिंग सबसे मार्वलस है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो नेचर इंजीनियरिंग है उससे मार्वलस कुछ नहीं हो हुँ, सकता। बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप बीमार रह रहे हैं तो बाद में कैच अप करने की कोशिश करती है, ग्रोथ का भी, स्पेशली क्योंकि बच्चे ग्रो करते हैं, ये अडल्ट के लिए नहीं है पर्टिनेंट पर बच्चों के लिए।
तो वो कैचअप करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत परेशान नहीं हुए। दूसरा, मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये पाया कि अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चा कम खाएगा, और ऐसे बच्चों के क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा या कुछ, तो उनके एडमिशन रेट भी थोड़े हायर रहते हैं। तो इसलिए जैसा पहले का इसको कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखे, बिल्कुल दिस वुड बी like to many people this may lead to wrong notion again, and we are here to destroy wrong notions. So I would just say कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा बीमार पड़े तो हम बिल्कुल कूल रहें, एनालिटिकल रहें, समझें और शांत रहें। तो हमारा क्योंकि बच्चा जो छोटा है, क्या वो पेरेंट्स के इमोशन नहीं समझ पाता? बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो वो एक तो बेचारा बीमारी भुगत रहा है, उसकी जो भी फिजिकल एलिमेंट है और उसकी परेशानी है, और आप इतने स्ट्रेस हो तो उसको कितनी स्ट्रेस हो रही होगी। तो इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और शायद अगर हम बाद में न्यूट्रिशन में डिस्कस करें तो क्योंकि जनरली बच्चे 6 महीने पे बीमार पड़ना शुरू होते हैं, और इसका भी साइंटिफिक रीज़न होता है। तो उस 6 महीने पे हम वीनिंग भी तो शुरू करते हैं, जो वीनिंग का मतलब है कि पूरक आहार देना। तो हमको उसको गलत नहीं होने देना है। पूरक आहार सही प्रकार से बच्चे को खिलाना और उसको प्रोग्रेशन करना, ये बहुत ज़्यादा बच्चे को बचा के रखेगा बाद में कि उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यू टू इलनेस ना हो। तो ये सारे हमें अपने, जैसे हम कहते हैं कि चेस में हमें अपने सारे गोटियाँ अच्छे से खेलने चाहिए, तो ये उसी प्रकार का है कि जब हम बच्चे का लालन पालन करते हैं तो हमें हमारे सारे जो फेसेट हैं वो हमारे प्रॉपर होने चाहिए। पेरेंट्स को नॉलेज बढ़ानी चाहिए, अपनी स्ट्रेस कम लेना चाहिए, ताकि जी। उनको ये ना लगे कि बच्चे को आगे चल के कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। जो कॉमन और इन्फेक्शंस हैं उनसे लॉन्ग कोई क्रॉनिक इलनेस अगर हम बोलें तो क्रॉनिक इलनेस जो सिंपल सर्दी जुकाम है वो नहीं होते। क्रॉनिक इलनेस वाले इन्फेक्शन अलग होते हैं। एंड डेफिनेटली आज के समय में सब लोग पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे हैं। तो सपोज जैसे हेपेटाइटिस है, एक बार वंस इट इज़ रिजॉल्व देन इट इज़ ओके। दोज 2 months मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स, लेकिन हेपेटाइटिस भी है, वो क्रॉनिक इलनेस है, तो वो तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर डायग्नोस करेंगे ही। एंड एज आई सेड, थैंकफुली जैसे हेपेटाइटिस बी हम सी की बात कर रहे हैं, तो ये दूषित रक्त से फैलते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं होते। तो थैंकफुली ये इसलिए मैं ये भी नोशन नहीं डाल कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हो गया तो क्रॉनिक इलनेस हो गया। ये वाले इन्फेक्शन थैंकफुली इतनी आसानी से नहीं बहते। और हेपेटाइटिस बी के लिए तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन उसका बर्थ से सप्लाई कर रही है, तो इसलिए हमारे कंट्री में हेपेटाइटिस भी अब बहुत कम भी हो गया है। एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और प्रॉपर फॉलोअप रखना जी, चाहिए। अगर आप श्योर नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप एक्सपर्ट से सलाह लें और प्रॉपर बच्चे का फॉलोअप लेते रहना चाहिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो एज इफ आई एम प्रमोटिंग, बट व्हाट टू डू, वी हैव टू बी राइट। मतलब ये तो सही है कि मतलब मुझे ये पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है इन सपोज, तो मुझे वो सीखनी चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेनी जी चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे मैं अगर पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं प्लम्बिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। इट वुड ऑलवेज बी बेटर, है ना, कि मैं प्लम्बर से सलाह लूँ, है ना। तो इसलिए डेफिनेटली एक्सपर्टीज मैटर। ये लोगों का सोचना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि आप प्रमोशन कर रहे हो या नहीं। बाकी आपका काम है जानकारी देना, तो आप सही जानकारी दे रहे हो। बिल्कुल, कोशिश तो यही है। नहीं, आप सच में, मैंने अभी तक जो देखा है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं थी, तो मुझे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पता चला है। और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़्यादा जानकारी मिले। मैम, ज़्यादातर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा मोटा दिखना चाहिए, ना कि हेल्दी। तो हेल्दी और मोटे में डिफरेंस क्या है? हाँ, मोटा दिखना चाहिए वो हमने ऐसा नोशन बना लिया है, और इस नोशन को इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बिल्कुल उसको तोड़ना चाहती हूँ कि मोटा बच्चों में भी हेल्दी नहीं। हेल्थ और मोटापे को पहले तो हम एसोसिएशन ब्रेक करें। हेल्दी होने का मतलब है कि हमें शारीरिक कोई एलिमेंट नहीं है, मानसिक भी, अगर WHO की डेफिनेशन है तो मानसिक भी कोई एलिमेंट नहीं है, और ये ज़्यादातर लोगों में अचीवेबल भी है। तो इसलिए, और जनरली क्योंकि बच्चे, मैंने बोला कि वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो चर्बी भी इकट्ठे कर लें। इसलिए जनरली अगर हम कोई स्टडी भी करें जिसमें बच्चा बैलेंस डाइट खा रहा है और एक बच्चा जो वह मोटा नहीं हो सकता, उसकी जिसकी एक्टिविटी भी अच्छी है, वो जनरली आपको बहुत चबी और मोटा नहीं दिखेगा। चबी जैसे 5 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमसे त्रुटि हो रही है। या तो हम ऐसा कैलोरी डेंस जंक फूड खा रहे हैं,
जंक फूड में क्यों बोल रहे हैं कैलोरी डेंस, कई बार कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि जंक फूड में एक और ख़ास बात होती है कि वो ना सिर्फ टेस्टी होता है, वो एडिक्टिव भी होता है। तो वो जो भगवान ने, जो नेचर इंजीनियरिंग ने हमारी बॉडी में हंगर और सैटिस्फैक्शन का एक सेंस बनाया है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देता है। तो उसके चलते मोटे हो सकते हैं। या हम मोबाइल दिखा के बैठाए रखते हैं पूरे दिन, है ना, तो उनकी हाँ एक्टिविटी, मोबाइल भी एक जो है वो बिल्कुल जो बच्चे का इन्नेट सेंस है टू बी एक्टिव, टू बी क्यूरियस, वो कुछ खुरापात करते ही रहते हैं अगर आप हाँ उन्हें खाली छोड़ें। क्यों करते हैं? अपने माँ बाप को परेशान करने के लिए करते हैं क्या खुरापात? नहीं, जस्ट दे आर जस्ट क्यूरियस, है ना। उसको वो ब्रेक कर देगा अगर हम होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जनरली, तभी बच्चे मोटे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ पेरेंट्स मोटापे को और हेल्थ को नहीं एसोसिएट करें। और हेल्दी होने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है बच्चों में, वो मैंने आपको पहले बताया। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और स्लीप अच्छी होनी चाहिए। फिर हमारे जो पाउडर पे डिस्कशन चल रहा था, हाँ मैम, ऐसे बहुत पेरेंट्स आते होंगे आपके बहुत पास बहुत कि आती मैम है। हमारा बच्चा हाँ, तो देखिए कैसा है, आप जी, इसके लिए कोई ऐसा पाउडर लिख दीजिए या कुछ जी, भी ऐसा मेडिसिन कि ये बस हेल्दी हो जाए। हाँ। अ, आजकल का समय मीडिया का समय है, हाँ और कोई भी मीडिया, मुझे लगता है एक क्रांति है, स्पेशली सोशल मीडिया। बिल्कुल। इस सेंचुरी में मानवता के लिए सच्चा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। मीडिया के चलते कई बार हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है, और इन्नेट तौर पे जो कोई भी कंपनी इंचार्ज है वो कोई किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे, बट दे हैव टू डील विद स्टैटिस्टिक्स, ओके। That sense in a room, closed room, is different, and when you are parenting your child, things are different. तो डेफिनेटली कई बार हो सकता है कि ऐसे भ्रमित करने वाले लेख या एडवर्टाइजमेंट एडवर्टीजमेंट। आपको मिले। मैं इसीलिए जनता से बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज के समय में आप न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशन के लिए एजुकेशन, इस पे फोकस करिए प्लीज़। तो अब बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। जैसे बेसिक न्यूट्रिशन के फोकस के लिए कोई भी पैकेट वाला चीज़ है, या जैसे हम पाउडर ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में आप पढ़ें पीछे। तो जैसे बहुत से ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट या पाउडर मिल्क में मिक्स करने के लिए उनकी बड़ी फैंसी टैग लाइन्स भी होंगी, और हमें लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ओलंपियन ही बन जाएगा हाँ, इसको पी के। जैसे एक हाँ, टैगलाइन है, तैयारी हमेशा जीत की। जी, बहुत बहुत सारे ऐसे। और जेन्युइनली अगर मतलब वही मैंने हमेशा की नॉलेज ही बचाव है, क्योंकि हमें नॉलेज है इसलिए मुझे लगता है क्या दिखा रहे हैं ये हाँ लोग, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल। हाइट बढ़ा रहा है, कोई कुछ हाँ बढ़ा है, ऐसे बहुत सारे भ्रांतिपूर्वक ऐड है। तो अगर हम उन्हें, और वो बड़ी टेस्टी हैं, अगर आप भी दूध में डाल के पियेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा कभी ट्राई करिएगा। तो मैं सोचती हूँ कि इतने टेस्टी कैसे। बहुत सालों पहले जब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं थी, तभी भी शुरुआत ऐसे हुई, आउट ऑफ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, बच्चे होते हैं तब भी हम क्यूरियस हैं। तो मैंने देखा कि अरे इसमें तो ये प्रोटीन प्रोटीन करके प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें तो 20% प्रोटीन है। 20% प्रोटीन तो हमारी दालों में और अनाज में है बहुत सारे, बिल्कुल। फिर ये ऐसे कैसे प्रोटीन की तरह प्रमोट करें। तो जो प्रमोशन है वह बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि इसमें प्रोटीन है, दे आर राइट। अब ये आपका काम हाँ, है, थोड़े डिटेक्टिव बनिए, है ना, ज़िंदगी में थ्रिल लाइए कि उसमें कितनी है, कितनी प्रोटीन है। और बाकी जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी प्रोटीन है। तो बेसिकली कभी, लेकिन जैसे बहुत लंबी बीमारी से या किसी कारण से, कोई जनरली इलनेस से आपका ऑल्टर्ड टेस्ट है या भूख नहीं लग रही है, तो आप थोड़े दिन ले सकते हैं। अन्यथा नॉर्मल डे पे अगर आप अनुशासन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हेल्थ या हाइट आप नहीं अचीव कर सकते। अब इसमें ये हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन आए, लेकिन मैं ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं, कि इस- हाइट नहीं बढ़ रही है, या मैं अपने बच्चे को की हाइट कैसे बढ़ा हाँ लूँ। तो एक तो हाइट में मोस्टली प्राइमरी फैक्टर जो है वो जेनेटिक फैक्टर है, हम हाँ, जिस अनुवंश को लेके पैदा हुए हैं। ज्यादातर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐसा कोई सप्लीमेंट दे दें कि जी, इसकी हाइट बढ़ इस जाए, ये जब हम ये, छोटे रह गए लेकिन ये छोटा हाँ ना रह जी, हाँ जाए। जी, बिल्कुल ऐसा रहता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हम अनुवंश जो हमारा है, अगर मेरी लंबाई मेरे अनुवंश में लिखे कि लगभग 5 फुट 8 इंच होगी, तो बॉडी तो अपनी कोशिश करेगी। अब हम कुछ ऐसा गड़बड़ कर दें, या तो हम बहुत बीमार रहे, बिल्कुल। या हमने न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा, या सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, स्लीप।
अगेन स्लीप। इसीलिए मैं बोलती हूँ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन रहता है वह रात में रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन हाँ। कितना अच्छा सरल नाम है कि ग्रोथ बढ़ाना है, तो वह उसकी पीक ही 9-10 बजे आती है। हमारे बच्चे 2 बजे सो रहे हैं, वो पीक आपने मिस कर दी ना। तो इसलिए स्लीप इन इन एन अदरवाइज हेल्दी चाइल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप इवन फॉर हाइट। दूसरा न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन के लिए ये जो शॉर्टकट है, क्योंकि आपको तो न्यूट्रिशन हमेशा मेंटेन करना है, वो लें। तो अगर हम ये अचीव कर रहे हैं तो जो भी हमारा भगवान ने हमें आनुवांशिक पोटेंशियल दिया है हम अचीव कर ही लेंगे। अगर हम किसी कारण से इसमें नहीं कर रहे तो हो सकता है कि हम को कुछ मदद की ज़रूरत हो, जो आपको वही अगेन एक्सपर्ट में हेल्प यू हाँ। इन दैट। अदरवाइज ये जो पाउडर और ड्रिंक्स हैं वो जनरली उनको पैलेटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना कंपनी को टू इंक्रीज देयर सेल और व्हाटएवर। तो इसलिए वो पैलेटेबिलिटी के चक्कर में कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐड करेंगे विच वुड इंक्रीज सेल, विच मे नॉट नेसेसरली बी गुड फॉर योर चाइल्ड और फॉर यू। बेसिक सी जो चीज़ है कि नींद प्रॉपर ले बच्चा, बट आजकल देखा जा रहा है कि बच्चा ऑल टाइम जो टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, तो उसको क्या दिन में थकावट नहीं हो रही है। तो उस वजह से रात में वो जैसे क्या होता था कि हम दिन भर खेल के आते थे, तो हमें लगता था 7 बज गए, 8 बज गए, रात हो गई है, अब तो सोने का टाइम है। आपने ना इसमें इतनी सारी बातें कर दी एंड आई वाज हैप्पी दैट यू हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड, कि इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है हाँ। और हम क्या मिस करते चले जा रहे हैं, है ना। तो बच्चे को स्वच्छंद एक कैलकुलेटेड ऑटोनॉमी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जनरेशन में जैसे मैंने पहले बोला कि हाँ, क्योंकि बिल्कुल, आजकल बिल्कुल, सोसाइटी मैं रिलेट स्ट्रक्चर कर पा रहा हूँ उससे। और ट्रैफिक जो है उसके कारण भी हम कई बार ऑटोनॉमी नहीं दे पा हाँ। रहे कि बाहर जाओ खेलाओ, है ना। तो लेकिन मुझे लगता है कि एज सोसाइटी नेचर और अदरवाइज कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, और हम घर में भी इंडोर गेम्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो छोटे, मतलब आप हर ज़्यादा एक के देर पास फ़ोन उतनी में इन्वॉल्व नहीं स्पेस रहेगा नहीं अगर। रहती। हाँ। परंतु हम जो मनुष्य है उसकी खास बात यही है कि उसके पास दिमाग बहुत है। तो कोई भी चैलेंज आएगा और उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये चैलेंज है और इससे मुझे नुकसान हो रहा है। आई एम श्योर दे डू। अल्टीमेटली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, हाँ। है ना, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सबसे प्राथमिक कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है, हाँ। उसे अनदेखा नहीं करें। उसके बाद आप उसका सोल्यूशन आप ढूंढते रहेंगे। जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट से बोलती हूँ कि सोसाइटी में आजकल अच्छा मोबाइल का प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा मोबाइल ले रहा है, हाँ। एज पेरेंट भी हम पेरेंट्स। ना फॉल्सली श्योर फील करते हैं दैट माई चाइल्ड इज सेफ, एंड दैट इज़ द मोस्ट अनसेफ थिंग विच वी आर डूइंग। तो वही पहले रियलाइज़ करें कि प्रॉब्लम है। हाँ। अब प्रॉब्लम हो गई तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भाई आबादी मेरे टाइम से और आपके टाइम से तो बढ़ ही गई है ना। और पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि आस पड़ोस में बच्चा नहीं है। हाँ। मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे हो गया, बच्चे तो भाई पैदा हो ही रहे हैं और बढ़ ही रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने घरों में एसी में बंद रह रहे हैं और हम फॉल्सली सिक्योर फील कर रहे हैं एज पेरेंट। और पेरेंट तो भाई इसको पेरेंट्स अब थोड़ा सोशली डर तो इन्वॉल्व रहता होना ही है। कम कर दिया है जी, पेरेंट्स ने, और अपने बच्चों को हाँ, भी वो बाहर इन्वॉल्व भेजने से करना डरते हैं कि डरते हैं, है ना। संगति कैसी हो रही संगति है, ट्रैफिक है, हाँ। कौन देखेगा मेरे बच्चे को। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि आप कन्विंस करें बाकी पेरेंट्स को, खुद भी कन्विंस्ड हो और करें, और एक हेल्दी सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन बनाएं, पेरेंट्स है कहीं ना। ना कहीं ओवर पोजेसिव हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं वो पोसेसिव। और वही है कि हम किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा हाँ। तो भुगतना ही पड़ेगा। तो उस साइकिल को ब्रेक करें और बाहर निकलें। जैसे सनलाइट है, इट इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट, बिसाइड मतलब एवरीवन नोज़ कि वो विटामिन डी प्रोवाइड करती है, बट वह कितना बड़ा एंटी डिप्रेसेंट है। तो इसलिए मैं जब बात करती हूँ तो मदर फादर के तो सन एक्सपोजर थैंक्स टू देयर ऑफिसेज एंड देयर रूटीन लाइफ बहुत कम है, बच्चों का भी बहुत कम है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, नेचर ने हमें घर में एसी में बंद होने के लिए नहीं बनाया था। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। सही रास्ते में अगर थोड़ा सा भी प्रयास होता है और कंसिस्टेंट होता है तो उसका रिजल्ट आएगा ही, ऐसा मेरा मानना है। ये पॉडकास्ट से हटके मैं थोड़ा सा एक सवाल, मेरे घर में भी एक्चुअली बच्चे हैं, तो वो ऑल टाइम जैसे उनको फ़ोन देते नहीं हैं हम लोग, तो वो कोशिश करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जैसे अभी थी 3 महीने, तो वो कोशिश करते हैं ड्राइंग करें
रूबिक्स क्यूब, मतलब वो नया क्या कर सकते हैं वो खुद से कोशिश करते खुद हैं, से करेंगे। क्योंकि वो पेरेंट्स देखते हैं वैसे कि हमारे घर में फ़ोन कोई यूज़ कर नहीं रहा, टीवी भी देखते हैं तो ज़्यादातर टाइम बंद रहता है। ग्रैंड पेरेंट्स भी वैसे हैं कि अगर बच्चों ने 1-2 घंटे के लिए चालू कर ली तो वो उनका है कि आप क्या कर रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। बट बच्चे खुद से रहते हैं कि वो देखते हैं कि हमारा डे 1 कैसा था और डे वो फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, हमने स्टार्टिंग से अगर उनको फ़ोन दिया है तो वो अगले दिन ज़िद करेंगे क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट वहाँ मिल रहा है। जी। और हम कोशिश करेंगे कि उनको हम किसी एक्टिविटी में डाल दें तो उस पे और अच्छा कैसे बन सकते हैं, वो खुद से कोशिश करते जी। हैं। तो जो आप फॉलो कर रहे हैं, एक तो डेफिनेटली यू डिज़र्व अप्लॉज़ फॉर दैट, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैं इसको बोलूँगी डिजिटल हाइजीन। और आपने एक बड़ी बात करी कि कि आपके पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं हाँ। और आप भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर अब यहाँ पे बच्चे को ये समस्या आएगी ही नहीं कि बच्चा हमारा मोबाइल देखता है, मानता है नहीं, है ना? और दूसरा, क्योंकि मैं देखती हूँ और मोबाइल ऐसी चीज़ है, उसने ना सबको लिप्त कर लिया है। बच्चे के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ है, हाँ। जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी, जो हम जैसे बिजी एडल्ट है उनके लिए भी, कि हम सोचेंगे अरे मैं बहुत काम करके आया हूँ, थोड़ी देर इंटरटेन। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए भी कोई आस्था चैनल या हाँ, हाँ, कुछ में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे ना ह्यूमन कनेक्शन भी ब्रेक हो रहा है उसके कारण। जो बाकी समस्याएं हैं, मोबाइल से तो इतनी समस्याएं कि कुछ पूछे नहीं। हाँ। इवन स्लीप का, जैसे हम बोल रहे थे, स्लीप का तो बहुत एसोसिएशन है, क्योंकि उसकी ब्लू लाइट है और डेफिनेटली उसको देखते हैं आप एक्साइट होते हैं, तो फिर हमको नींद नहीं आती, हाँ। ऐसा होता है। और दूसरा, ह्यूमन कनेक्शन जो है वह कहीं पे उसका ना बिल्कुल विच्छेद हो रहा है इसके कारण से। जब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी, है ना, मेरा कनेक्शन नहीं होगा। और ह्यूमन इमोशन या एनिमल, क्योंकि हम एनिमल ही हैं अल्टीमेटली, इमोशन के लिए एक कांटेक्ट चाहिए। मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल दूंगी कि कोई स्ट्रीट डॉग आपके घर पे आए और आप उसे बासी रोटी रोज़ खिलाएंगे, 4 दिन के बाद 5वें दिन आप ढूंढेंगे कि कहाँ है वो, ठीक तो है, एक हाँ, बार तो मन में आएगा, बिल्कुल। क्योंकि अब आपका कनेक्शन बन गया है। तो एक कांटेक्ट पीरियड तो चाहिए ना। अब वो मोबाइल जो है वो कांटेक्ट ही पीरियड ही गायब ही कर दे रहा है। तो इसलिए ये डेफिनेटली एक इसका मतलब, इतनी जो लिस्ट है जो ख़त्म नहीं हो रही उस मोबाइल के नेगेटिव हाँ, इफेक्ट हाँ, में, हाँ। उनमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैम, हमने बात की कि पाउडर्स की तो बात कर ली हमने, बट बच्चों का खान-पान का ध्यान कैसे रखें पेरेंट्स? बहुत ज़िंदगी वही है कि बहुत सिंपल है। जब हम उसमें शॉर्टकट लेते हैं या उसे सोचते हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तभी वो कॉम्प्लेक्स रूप धारण करती है। और अब हम इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया एक इतना अमेजिंग प्लेस है, एंड दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ आई एम पैट्रियोटिक, ऑफ कोर्स आई एम, बट ऑन अ टेक्निकल लेवल, कि यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध है। अगर हम देखें, इतने नाना प्रकार के फल, सब्जियाँ, अनाज। जब मैं ज्योग्राफी या अभी भी मैं पढ़ती हूँ, तो ठीक है, आजकल बिकॉज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट हर जगह उपलब्ध होगा, पर ऑप्शंस अगर ज़्यादा हैं हमारे पर पास। नेचुरल तरीके में देखें तो जितना ऑप्शन हमारे पास है, उतना बहुत कम लोगों के पास है। तो खाने में विविधता जो है, वह हमारे यहाँ बहुत आसानी से अचीव करी जा सकती है। और बहुत कॉस्ट भी उसकी उतनी नहीं है, क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है, हाँ। ईज़िली हो रहा है वहाँ पे। परंतु जितना जितना हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते जाते हैं, उतना उतना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाती है। तो एक तो प्रोसेसिंग को मिनिमल रखा जाए, एक चीज़ ये है इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है कि टेस्ट टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के हाँ। रिलेशन में डिस्कस करते हुए। आपका क्या मानना है टेस्ट के बारे में, कि आपने क्यों बोला कि टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है? मैं आपसे ये पूछूँ? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, अच्छा। आपने ऐसा क्यों बोला कि टेस्ट, आप बहुत कन्विंस थे कि हाँ, टेस्ट बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि बच्चा अगर रेगुलरली कोई चीज़ खा रहा है, हाँ, जैसे इफ एग्ज़ाम्पल कि पाउडर ले रहा है वो, हाँ, तो वो उस टेस्ट को मिस करने लगता है कहीं न कहीं अपने फूड में। जब वो उसको, जैसे हमने दाल-चावल पेरेंट्स ने खिलाया उसको, हाँ, तो कहीं न कहीं उससे एग्री नहीं होता कि नहीं ये तो टेस्टी नहीं है, कि ये मीठा नहीं है, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो डेली ले रहा है, अच्छा। इसलिए। तो अच्छा, इसको मैं बहुत ही लीडिंग क्वेश्चन पूछूंगी आपको। क्या आपको लगता है कि बच्चे बच्चे को इसलिए हमें टेस्टी खाना खिलाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, बच्चे को तो सिर्फ़ हेल्दी खिलाना चाहिए। ये मेरा इन्फ्लुएंस है। हेल्दी का मैंने लेकिन ऑप्शन नहीं दिया ना आपको। हाँ। हाँ और ना का ऑप्शन दिया है। नहीं। आ, ठीक है, वैसे आंसर सही है आपका। बेसिकली ये है कि टेस्ट भी एक क्यूमुलेटिव परसेप्शन है ना?
हमारा ब्रेन जिस पे हम जैसे मीठा खा रहे हैं, हम मीठे पे सेट करते चले जा रहे हैं, है ना। आपने सुशी खाई है कभी? नहीं, सॉरी। मैंने भी नहीं खाई। कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, परंतु मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुना बहुत हाँ, हाँ। है ना। क्या आपने मिस किया है सुशी को? नहीं। क्योंकि आपने कभी खाया ही नहीं है ना। हाँ। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जंक फूड जो हमने नहीं खाई होंगी, और लोग उनके दीवाने हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो एक दिन उसको नहीं खाएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए, हाँ। है ना। तो ये हमने ग्रेजुअली अपने सेंसेस को ऐसा बिल्ड कर लिया है ना। मैं इस बात के लिए वो जो लीडिंग हाँ, क्वेश्चन हाँ, पूछना हाँ, चाह हाँ, रही हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे घर में कोई बोलेगा कि अरे उसके पापा तो ज़्यादा नमक खाते हैं, क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड उस नमक पे सेट हो गया है। ये होता और है। कोई नई बहू आई है और उसको कम नमक उसको बड़ी परेशानी हुई, और शायद वो बाद में खाना शुरू कर दे, लेकिन उसका मन में महसूस रह जाएगा कि अरे कितना नमक खाते हैं, क्योंकि बचपन में उसका वो थ्रेशोल्ड सेट हो गया था ब्रेन का। तो इसलिए टेस्टी और नॉन टेस्टी फूड जो पेरेंट्स भी कई बार डिस्कस करते हैं, ये कंसेप्ट एक रिलेटिव है। और अगेन न्यूट्रिशनल हाइजीन जो मैंने बोला था, अगर हम अपने घर के खाने का सादा और न्यूट्रिशन, तो बच्चे को उसी में टेस्ट आएगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर वही है, उसका कोको कोला का एक्सपोजर ही नहीं है। उसके विपरीत अब कोको कोला का एक्सपोजर हो गया तो आपकी ज़िंदगी में भूकंप आ गया। हाँ। तो इसलिए बहुत छोटे बच्चे, अच्छा दूसरा छोटे बच्चे, आपके घर में बच्चे हैं इसलिए आप जानते होंगे, 2-2.5 जिनको हम टॉडलर बोलते हैं, उनकी जिद के आगे ऐसा लगता है कि पूरी कायनात हार जाएगी, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, क्षमता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप उन्हें समझा पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं समझा पाते। समझा तो नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस उम्र में हमें ये वैसे भी जंक फूड कभी किसी को, आपको भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, हमें भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में उन्हें इंट्रोड्यूस करना इतना गलत, इतना हानिकारक है शरीर के लिए और हमारे परसेप्शन ऑफ टेस्ट के लिए और मानसिकता और बिहेवियर के लिए भी। क्यों, ये इसको मैं बाद में कवर करूँगी, क्योंकि वो उस टेस्ट पे सेट हो जाता है। अब कोई कोल्ड ड्रिंक ही पी ले, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहती, या कोई ऐसे जो पैक फूड हैं उनका टेस्ट जो अच्छा है, उसके बाद उस बेचारे को उसकी मम्मी ने बड़ी अच्छी लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई, हाँ, अब हाँ, उसे हाँ। कैसे पसंद आए, और आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ेंगे खाने दे खाने। You have spoiled his senses, and that is why I say that please don't spoil the senses, है ना? Let them perceive taste gradually. And the second thing is that even if you in a society which is like dying to eat junk food, and the advertising world, they are so smart, वो हमेशा एक हैप्पी फैमिली को कोई जंक फूड खाते हुए दिखाते हैं। जैसे आपको स्वर्ग की प्राप्ति जो आपके घर में होगी वो तभी होगी जब आप फैमिली को हाँ, बाहर। हाँ, हाँ। उन्होंने इमोशनल कनेक्शन बना दिया। मैं हमेशा पहले भी बोल रही थी कि इमोशनल कनेक्शन, तो हमने भी ये नोशन बना लिया कि हमको सुख की प्राप्ति तभी होगी जब हम जाके फलानी चीज़ खा के आएंगे, या घर आजकल यूट्यूब पर घर में बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सुख और शांति की जो द्वार है वो अलग रास्ते से खुलता मैंने है। देखा कि 2 मिनट में हाँ, कुछ चीज़ें तैयार हो जा रही हैं। तैयार हो जा रही है। तो वो लेकिन वो क्षणिक सुख तो देता ही है खाना, क्योंकि ये जो जंक फूड रहते हैं उनसे एकदम से सर्ज होती है हार्मोन की, और इसलिए एक हिट करते हैं वो आपको। लेकिन उसके बाद हिट आता है और ट्रफ भी आता है। वो जो मैंने बोला था कि बिहेवियर, रिलेशन ऑफ बिहेवियर टू फूड, बिसाइड के किसी पॉइंट पे आके तो माँ बाप की अंतरात्मा के चक्षु खुल जाएंगे कि नहीं हम इतना जंक नहीं खिला सकते, और बच्चा तो जिद आएगा, तो फिर कलेश तो होगी। लेकिन अदरवाइज भी अगर ये वाले पोर्शन को हम छोड़ भी दें तो भी ये जो हिट एंड ट्रफ है जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को हुआ है, उससे भी बच्चे में हाइपर इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, चिड़चिड़ापन होता है, तो हम उसका बिहेवियर भी स्पॉइल करते हैं। और दूसरा जो मैंने बोला था कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रही है जो पुश कर रही है आपको जंक फूड के लिए, तो एटलीस्ट टिल 5 years यू शुड अवॉइड। क्यों उसे अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि 5 साल तक के बच्चे को आप कैसे समझाएं, वो सुनता कहाँ है। बिल्कुल। तो इसलिए, और अगर आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तो वो मांगेगा ही नहीं।
उसको टॉफ़ी समझ ही नहीं आई कि टॉफ़ी है कि ये बॉल है, ये पैकेट में मुझे कूदना है क्या, उसको नहीं मालूम कि खोल के इसमें कुछ निकलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो और मेरे बहुत सारे पेरेंट्स हैं इनफैक्ट जो शिशु मेरे पास बचपन से न्यू बॉर्न पीरियड से फॉलो करे उनमें 90% बिकॉज आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ इट। मैंने शुरू में ही बोला था कि किसी को ऐसे ना या हाँ नहीं बोलना चाहिए, हाँ, ट्राई टू कन्विंस देम बिल्कुल, एंड दैट इज़ बिल्कुल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस पॉडकास्ट कि उनको हम पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। तो 90% पेशेंट में ऐसे होते हैं कि मेरे बहुत से पेशेंट जो बाहर आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो आके मुझे बताते हैं कि मैडम, वो बहुत फ़नी उनको लगता है कि मैडम इसको कोई बर्थडे पार्टी में ये पैकेट पकड़ा देती है, खोल ही नहीं पाता, इसको मालूम ही नहीं है। हाँ, डेफिनेटली उसको मालूम नहीं है और उसकी ज़िंदगी में आपने कोई कमी नहीं होने दी क्योंकि उसको मालूम नहीं था, है ना? तो ये कितना बहुत अच्छी बात बताई हाँ, आपने कि अगर बच्चे को पता ही नहीं है हाँ, कि हमने उसको कोई जंक फूड खिलाया नहीं है हाँ, कभी, तो वो उसकी डिमांड भी नहीं करेगा। डिमांड में नहीं और कितना ईज़ी है ये सोचिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और 5 ईयर मैंने एक आर्बिट्रेरी पीरियड क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसके बाद कभी ना कभी आप पार्टीज़ में जाएँगे, बच्चा जाएगा या चलो उस एज में नहीं जाएगा और आप उस टाइम पे भी एक्सट्रीमली फॉलो करेंगे इन अ सोसाइटी व्हिच इज़ पुशिंग जंक फूड, तो कोई ना कोई उसका फ्रेंड और फिर एक एज के बाद पीयर प्रेशर आ जाता है और उसने कभी नहीं खाया तो पीयर प्रेशर में वो खाएगा और बहुत खाएगा और उसे ये भी लगेगा। और 11-12 टीनेज उसमें भी उनको न्यूट्रिशनल इंसाइट जब हमको नहीं है तो 12-13 साल के बच्चे से, ऑल्दो द गवर्नमेंट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस और वो स्कूल में ऐसे चैप्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, परंतु चैप्टर पढ़ने से कुछ भी नॉलेज को आप एकदम से ट्रांजिट कर दें इन एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो इसलिए वी डोंट एक्सपेक्ट प्री टीन्स एंड टीन्स टू डू दैट। दैट इज़ वाई और हर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो होगा, तो इसलिए ये सॉल्यूशन है कि 5 साल के बाद अगर आपका बच्चा खा रहा है, तो आप एकदम परेशान, हैरान ना हो जाएँ और उसके हाथ से छीन ना लें। आप उसे बताएँ कि कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए होती हैं और कुछ आपके टेस्ट जो है वो सिर्फ़ जीभ का आप ख़्याल रख रहे हैं, बाकी जो शरीर है उसका भी तो ख़्याल रखना पड़ेगा, तो इसको आप टेस्ट के लिए ही खाएँ और बाकी खाना जो है वो आपका न्यूट्रिशन और शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए खाएँ। और जो बच्चा 5 साल तक बिल्कुल क्लीन फूड खाता है, उसको बहुत परेशानी नहीं होगी अपने आप को कंट्रोल करने में। ये भी मैंने अपने पेशेंट में आज़माया है और हर बार सक्सेस पाई है। तो वो इस तरीके से आप एक मेजर चीज़ सिखा रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल, है ना? कोई भी चीज़ है वो दवा भी है और ज़हर भी है, बिल्कुल। अगर हमने उसे सही मात्रा में लिया। तो एक एज पे हमें बच्चे को मात्रा सिखानी पड़ती है। ऐसा बच्चा जिसे हमने पहले से ट्रेन कर दिया, उसका फ्रेंड अगर उससे पूछेगा तुमने फलानी चीज़ खाई है? बोले हाँ खाई है। वो पीयर प्रेशर में नहीं आएगा, चलो आज भी चलते हैं। हाँ, तो कहेगा ओके, है ना? मैं एक स्लाइस ही ले सकता हूँ, बस मुझे ज़्यादा नहीं लेना। तो इस तरीके से आप सिर्फ अपना न्यूट्रिशन सिखा रहे हैं, आप जो सही रास्ता होता है ना उसमें ट्रिब्यूटरीज सही रास्तों की मिलती जाती है, जैसे गंगा में इतनी ट्रिब्यूटरी मिलती चली जाती है। तो जब आप सही रास्ता अपनाते हैं तो आप बहुत सारे, तो हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं लेकिन पीयर प्रेशर जिसके लिए शायद हमें कहीं अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा, हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर, है ना? तो आपने फूड के द्वारा आपने हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर का एटलीस्ट एक ट्रेलर तो लॉन्च बिल्कुल। कर ही दिया, है ना? कितनी खूबसूरत बात है। और मुझे ये मानना है, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो अब 15-17 साल के हो गए, वो नहीं खा रहे, वो कंट्रोल खा रहे हैं क्योंकि वो आते हैं मेरे पास अभी भी। और पीडिया हम 18 ईयर्स तक बच्चे देखते हैं और कई बार ऐसे रिलेशन हो जाते हैं कि पेरेंट्स तो छोड़ना ही नहीं चाहते, बच्चा भी आपको नहीं छोड़ना चाहता। तो वो आते हैं और तो मैं उनको बहुत ही अच्छे से बाय तो बोलती हूँ और बेस्ट ऑफ लक भी बोलती हूँ फॉर देयर अडल्ट लाइफ। एंड एज दी एनएमसी हैज़ डिसाइडेड कि हम पीडियाट्रिशियन 18 ईयर्स तक ही देखेंगे, तो मुझे उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि भाई हम दोनों का, पेशेंट और डॉक्टर का साथ यहीं तक का था, बट जो इमोशनल रिलेशन है वो तो चलता ही रहेगा। तो मैं पर उनसे ये बात पूछती हूँ बिकॉज फॉर मी ऑल्दो इफ़ आई वुड हैव कलेक्टेड डेटा it would have been very good, but for my own insight I asked them that how they are dealing with it, and trust me, they are dealing it beautifully the way we want. तो इसलिए even if we take small steps and are consistent, we would achieve
against the tide of advertisement and the societal pressure. इन सब से बचना चाहिए। बिल्कुल। मैंने देखा कुछ पेरेंट्स रेगुलरली जैसे बाहर जाते हैं ऑफिस, वो डेली रूटीन में, तो वो शाम को जब आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जंक फूड लेकर आते हैं। फिर वो जब किसी वीक में नहीं लाते या किसी दिन नहीं लाते तो उनका बच्चा वो नज़र रखता है कि पेरेंट्स ने आज क्या लेके आए हैं उनके लिए। मैं इतनी अमेज्ड हूँ कि यू आर आस्किंग सच गुड क्वेश्चन एंड प्रोबेबली बिकॉज यू आर अ पेरेंट, है ना? ऐसा क्यों करते होंगे पेरेंट्स? एक तो वो जो मैंने एडवर्टाइजमेंट और सोसाइटल प्रेशर बोल दिया, उसके अलावा भी एक कारण है और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, दे वॉन्ट टू कॉम्पनसेट फॉर देयर एब्सेंस. We make them feel guilty of doing or pursuing something which is their passion, maybe their work or whatever. Please, if your child is in a place where he's emotionally and physically safe with an adult, whosoever, servant or dada dadi, whosoever, in a creche, please don't feel guilty of your absence. पहला रूल यह है. दूसरा रूल ये है कि जंक फूड के बारे में हमने जो जानकारी दी उसे यूज़ करें, नहीं लाएं. तीसरा ये है कि हम ना बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए हैं. हमें खुशी बॉटल में चाहिए, हमें दूसरे को भी खुशी बॉटल में देनी है ना, या डब्बों में पैक करके देनी है, जबकि ऐसा होता नहीं है. जितने जितने हम मटेरियलिस्टिक होते जाएंगे, खुशी उतना ही दामन हमसे अपना छुड़ाती चली जाएगी. तो ये आपको कहीं लग रहा होगा कि मैं बहुत फिलोसफिकल हूँ, बट ये प्रैक्टिकल बातें हैं. क्योंकि आपने जो बात बोली कि पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं, तो वो गिल्टी फील करने के चक्कर में वो उनको बच्चों को ऐसा कुछ ला के देते हैं जो उनको रेगुलरली पसंद है, बट वो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. हाँ, तो पहला स्टेप इसका यही होगा कि गिल्टी ना फील करें. हाँ. और सोचें कि हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो वो बड़ा हो, खुश रहने का अधिकार है और वो जो करना चाहता है उसका करने का अधिकार है. परंतु हमारा बच्चों के प्रति भी कर्तव्य है. तो इसलिए एक तो मैंने बोला कि हम ऐसी सेफ स्पेस उनके लिए बनाएं जहाँ पे बच्चा हमारे एब्सेंस में रह सके. दूसरा, जब हम घर आ रहे हैं तो फिर आप मोबाइल में लग जा रहे हैं या टीवी में लग जा रहे हैं, या अब आपको थोड़ा चैन चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं. ब्रेन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. कई बार वो हमसे कुछ कराता है और कई बार हम उससे बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं इफ़ वी हैव इनसाइट. तो व्हेन यू आर कमिंग टू योर होम, और जो सोसाइटी आपको पार्टी और पता नहीं क्या क्या सिखाती है कि ये चिल करना है, जस्ट कट इट आउट फ्रॉम योर ब्रेन. फील दैट कमिंग टू अ हैप्पी फैमिली, हैविंग हैप्पी मदर चाइल्ड इज अ ब्लिस, एंड हैविंग कनेक्शन विद देम इज व्हाट इज अल्टीमेट अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस. टीवी की पूरी सीरीज पूरी रात में ख़त्म कर दी हमने, है ना, या हमने तो रात भर पार्टी करी. तो शायद मे बी क्वालिटी मैटर्स ना. हम घर में पूरे दिन पड़े हैं, हम चिट चिट कर रहे हैं क्योंकि मेरे कुछ सपने थे जो मैं पूरा नहीं कर पाई. तो आप क्या कर लेंगे अपने बच्चे के साथ, है ना? मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, मैं टीवी देखते जा रही हूँ, मेरा बच्चा बोल रहा पापा पापा या मम्मी मम्मी, मैं हूँ. तो ऐसे टाइम का क्या फ़ायदा जिसमें आप अपने बच्चे से आंखें, जो हमारे मन का और दूसरे के मन का भी द्वार है ना, हम आई कनेक्शन ही नहीं बना रहे. बहुत सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को वैसा ट्रीटमेंट दे नहीं पाते जैसा, मतलब उनको एक्चुअली में एक बच्चों का एक ट्रीटमेंट जो होता है वो आप उनको उस एज का आके सोचना पड़ेगा कि जब आप बच्चे थे तो आपको आपके पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते थे या नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने बच्चों को वैसा ट्रीट करिए. देखिए, नेचर ने ऐसी कोई पेरेंटिंग क्लास तो नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं. और नेचर इतनी परफेक्ट है कि अगर इसकी ज़रूरत होती तो वो कुछ करती. हाँ. है ना. तो ये हमारा एक इन्नेट सेंस है पेरेंटिंग के लिए जो जागृत हो ही जाता है अगर हम अपने मन की सुनेंगे, हम अपने ईगो का पर्दा नहीं डालेंगे. बिल्कुल. हम सोसाइटल भ्रम का पर्दा नहीं डालेंगे. बिल्कुल. और जो हमें जो ड्रीम हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं उसका पुश हम अपने आप को धक्का नहीं देंगे. या कई बार अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है जो अडल्ट कैरी करते हैं, और ट्रॉमा ऐसी चीज़ है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता. कोशिश करनी चाहिए कि हम छुड़ाएं. तो अगर हम ये सब करेंगे ना, तो हमारा जो इन्नेट मतलब नैसर्गिक जो हमारा सेंस है, दैट वुड जेन्युइनली गाइड यू.
कई बार, अब ये भी ऑब्जर्वेशन है और मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रही, पर मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे सीधे साधे गांव के मरीज़ हैं, जो अभी अछूते हैं ये सारी मीडिया और इन सब बिल्कुल। चीज़ों, और उनके ड्रीम भी बहुत छोटे रहते हैं, है ना? वो लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबली बच्चा पाल रहे हैं, और जो बहुत ऐसे हाई एंड सोसाइटी में, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये जो मैंने पॉइंट इंगित, एक तो उनके अपने आप से एज अ बिकॉज दे आर पेरेंट ओवर पोजेसिव। हुआ पॉसेसिव, और वो अपने आप से एज पेरेंट बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। द फर्स्ट थिंग with parenting, I always tell parents is take a moment to enjoy the bliss of life. पहले आप खुश होइए उसके लिए, है ना? फिर अपने कर्तव्य के बारे में सोचिए, बिल्कुल। है ना? और जब आप इतनी शांति से सोचेंगे, डोंट वरी, योर ब्रेन वुड फाइंड वेज टू डील विद इट, एंड डेफिनेटली योर डॉक्टर, और आजकल तो बहुत काउंसलर भी हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, दे वुड हेल्प यू, सीक हेल्प। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पॉसिबल है, और कि हम बिल्कुल अपने बच्चे को ऐसी चीज़ देंगे, वैसी चीज़ देंगे, है ना? कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों हम सोचते हैं, ऐसी ड्रेस पहनाएंगे, ऐसा फोटोशूट करेंगे। इफ़ यू आर रियली वांटिंग एंड लाइकिंग इट, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। बट इफ़ यू आर हैविंग नोशन दैट दिस improves child care, no, it does not. What improves child care? Again, human connections. Not having ego while you are dealing with child. Treating child as child, not as a miniature adult. And when treating them with a gloved hand, क्योंकि वो बिल्कुल नाजुक हैं, सॉफ्ट है, लेकिन ये नहीं, ग्लव्ड हैंड का मतलब है मेरे लिए कि आप उनको ये माने कि वो बच्चा है, और उसकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, क्वेरी हैं, मैं तो बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आ बोलना मुश्किल है, और उसके लिए ये एक भारी चीज़ है। बिल्कुल। मैं अब 30 साल की हो गई हूँ, मतलब मैं एक पेरेंट के लिए बोल रही हूँ, मैं तो हाँ। 30 साल की नहीं हूँ, और मैं ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहती लेकिन एज मदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मदर्स आर 38, मैंने उसे ग्रेजुअली लर्न किया है, और मुझे लग रहा है मेरा बच्चा सीख ही नहीं रहा है, इसको आ ही नहीं रहा है, मैं सिखा रही हूँ। हाँ। नहीं, उस बच्चे के लिए वो बहुत, और ही वुड लर्न, है ना? डोंट वरी, है ना? पेरेंट्स ट्राई Give टू कि time. हमारा बच्चा समय से हाँ, पहले कुछ सीख ले, उसे ताकि बच्चा सोसाइटी ही में रहने उसका दे। एक नाम, हाँ, उसका और स्टेटस डिफाइन हो। हाँ, इतनी दूर की मत सोचिए हाँ। कि वो बड़ा होगा और वो क्या करेगा, आईएएस बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा, वो देख लेगा। आप आज पे फोकस करिए। अगर आपका आज आप सही कर रहे हैं, कल बाय डिफ़ॉल्ट ठीक होगा ही। अच्छा, इसमें एक और खूबसूरत बात है, जो बच्चे रहते हैं ना, उनमें समहाउ ये सेंस रहता है कि वो ना पेरेंट पे डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने देखा है कि वो अपने पेरेंट को नाराज़ नहीं करना चाहते जनरली, टिल द टाइम यू गिव दैट की टू देम, कि वो किसी कारण रोए और आप बिल्कुल परेशान हो गए, गिल्टी हो गए, तो उनको समझ में आता है अरे ये तो इनसे हम बनवा सकते हैं, तो वो ऑपोजिट साइकिल हो गई। अदरवाइज आई ऑलवेज फील दैट देयर इज एन इनेट सेंस इन अ चाइल्ड टू मेक देयर पेरेंट फील प्राउड ऑफ देम, टू फील हैप्पी अबाउट देम, और इसलिए वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। उनकी कोशिशें आपको ना दिखे, ये अलग बात है। तो इसलिए बच्चा सीखना चाहता है, और भाई सबसे बड़ा मैजिक तो ये है कि बच्चा चलना सीखता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो चल रहा है, वो बोलना सीखता है, लैंग्वेज जो कि इतनी क्लिष्ट है, और आप अपने आप को तो बहुत टाइम देते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। आपको जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आपने बचपन में कितनी जल्दी सीख ली, अब आप बड़े और इतने समझदार अपने आप को समझ रहे हैं, अब आप नहीं सीख पा रहे, ट्यूशन ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी अगर आप उसके सीख बाद रहे भी नहीं सीख पा और रहे। आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि फटाफट सीख जाए, है ना? और कोई भी चीज़ जो कि बहुत कठिन है सीखने की, तो उसको कैसे सीखा जाए, किसी को सिखाए? प्लीज़ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। अगर एजुकेशन की भी हम बात करें, या जैसे डांस ही देखते हैं, कभी आपने कोरियोग्राफी के वीडियो देखे होंगे, एंड आई एम गिल्टी, आई ऑल्सो वॉच यूट्यूब एंड ऑल दैट, है ना? तो वो कोरियोग्राफर क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है, ब्रेक डाउन करता है स्टेप के, और वो कहता है मैं, आप नॉन डांसर होंगे कोई बात नहीं, मैं आपको डांसर बना दूंगा, और एक्चुअली वो बना देगा।
जिसको इतनी अकल है कि वो स्टेप को ब्रेक डाउन करे। तो जैसा मैंने कहा, बच्चा तो सीखने के लिए बिल्कुल लालायित है, शायद हमसे त्रुटि हो रही है, हम उस त्रुटि को ठीक करें। और कोई बात नहीं, अब मैं इसमें भी ना पेशेंट को कोई गिल्ट ड्राइव पे नहीं ले जा, पेरेंट्स को गिल्ट ड्राइव पे नहीं ले जाना चाहती। हो रही है त्रुटि, कोई बात नहीं, यू आर ह्यूमन, आपसे होगी, हो गई, माने उसे, हैव करेज टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग एंड देन मूव अहेड, ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ। और ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, दैट यस आई वाज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। it makes certain connection with the child, and you know what you are teaching your child, if you are like agreeing that yes I was wrong, that it is okay to be wrong, first thing, and it is an acceptable path to accept that you are wrong. And in third step, because you are trying to improve yourself, you are teaching them that even if you are wrong and you did a messy mistake, you can still move ahead. ये लेसन तो हम जिंदगी भर सीखने की कोशिश करते हैं और सीख नहीं पाते। और एक इतनी सिंपल सी चीज़ ने जब आपने ईगो को हटा दिया तो आपने सिखा दिया बच्चे को, है ना। तो इसलिए हमेशा की तरह जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे ज़िंदगी को, उतने आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपकी मुश्किलें ख़त्म होती चली जाएंगी। मैम ये तो बात हुई सिखाने की, बट मैंने देखा है कि कुछ बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल की एज तक बात नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो बोल नहीं रहा है, तो आगे चल के बोलेगा या नहीं बोलेगा। देखिए, अगर आपका बच्चा 3 साल तक बात नहीं कर रहा है, हाँ, तो डेफिनेटली परेशान होने की बात है। हाँ, उसे अर्ली पिक करें तो ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोला ना कि शुरुआती एज में लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप होती है, और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो डिफ़िकल्ट होती है। लैंग्वेज ना डेवलप होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम पैथोलॉजिकल यानी बीमारी जिसको बोले, हाँ, तो उसमें हियरिंग इशू बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चा ठीक से सुन नहीं पाता, तो वो कैसे होगा। और या फिर जैसे कुछ डिसऑर्डर होती हैं जो कि जेनेटिकली लिंक भी हो सकते हैं, जैसे ऑटिज़म है, हाइपर एक्टिविटी है, बट ये बहुत रेयर है, ये सारी चीज़ें बहुत रेयर हैं। और हम जो स्पीच डिले देख रहे हैं, इट इज़ लाइक नाउ, स्पेशली कोविड टाइम में तो बिल्कुल एपिडेमिक प्रपोर्शन हो गया था उसका। कैसे होगा? क्योंकि हम बंद थे, एक्सटर्नल स्टिमुलस गायब हो गई, पड़ोसी कभी ना कभी तो बच्चे से बात कर ही लेते हैं। और हम सब ने मोबाइल उठा लिया, है ना, हम मोबाइल में लग गए, हम बच्चे से बात ही नहीं कर रहे, तो एक तरह का स्टिमुलस डिप्रिवेशन हो गया। उसको मालूम नहीं कि माँ बाप को बात करना आता है, अब वो क्यों बात करेगा, है ना। और उसको भी, और यहीं तक नहीं हानि हमने कर दी, हमने उसे भी मोबाइल पकड़ा दिया, तो वो वह वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो डेवलप नहीं, कम्युनिकेशन कम हो गया। हाँ, तो इसलिए अक्सर स्लीप डिले जो रहता है, जो कॉमन कॉज है अभी में कॉजेज में जो मैंने बताया पैथोलॉजिकल कॉज है, अदरवाइज इफ योर चाइल्ड इज नॉर्मल एंड स्टिल हैविंग स्लीप डिले, देन प्रोबेबली ही इज हैविंग स्टिमुलेशन इशू। इसीलिए जब हमारे जो हम पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बीमार होके आने की ज़रूरत नहीं है वो, है ना, उसके अलावा भी आपको ऐसे घूमते घामते लेके आना चाहिए, क्योंकि बच्चा और बड़े में अंतर यह है कि वह नित्य प्रतिदिन डेवलप हो रहा है, उसमें नई चीज़ें अचीव हो रही हैं, वह ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जिनको हम माइलस्टोन बोलते हैं, है ना। और हम उनको अच्छे से विकसित होने में, उनके सेंसेस को विकसित होने में कैसे मदद कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिनसे कर सकते हैं, तो वह आपको डॉक्टर या काउंसलर बता सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू से ही, जब बेबी एक बार पेरेंट घर में जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा लेके जब हम जाते हैं तो हमारे हाथ, न्यूबॉर्न, हमारे हाथ कांपते से हैं, और वो सबके साथ होता है ना, क्योंकि हम इसमें ओवरवेल्म्ड होते हैं इमोशन से। नॉट दैट कि हम उसे होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ओवरवेलमिंग सिचुएशन टू हैव अ चाइल्ड। तो जब वो एक बार सेटल हो जाते हैं और जब हमारे पास फॉलोअप विजिट में आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि 1 फीट की दूरी से बात करें, क्योंकि बच्चे को उतनी दूरी का ही सबसे अच्छा दिखाई देता है। और 1.5 महीने पे जब वो आँख मिलाने की कगार पे आ जाता है, आँख मिलाएं। ये पहला, वही आँखें जो हैं वह हमारा कनेक्शन है, विंडो है हमारे दिल दिमाग के लिए, तो यह सबसे पहले तो कांटेक्ट करें, बोलने की कोशिश करें कुछ भी जो बोलना चाहते हैं, और वहाँ से वो कनेक्शन डेवलप करें और बार बार बोलने की कोशिश करें हमेशा किसी भी टॉपिक पे, और बात तक ये कंटिन्यू करते हैं कि हम छोटे छोटे सेंटेंस में बात करें और धीरे धीरे बात करें। फिर बाद में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, हम उन्हें पिक्चर बुक दिखाएं, उन्हें रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें, क्योंकि साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर जाए,
लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है, दैट इज़ द मोस्ट एनरिचिंग थिंग इन ह्यूमन लाइफ, है ना। तो इसलिए ऑल्दो आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस, बट मैं इस मामले में बिल्कुल अपने घर में भी क्लियर रही हूँ, अपने पेशेंट से भी क्लियर कर रही हूँ कि हमारी प्राथमिकता जो है वो लैंग्वेज, क्योंकि उसी के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को एक्सपीरियंस करा रहे हैं। तो जो एसेंस ऑफ लिविंग है उसमें एक इम्पॉर्टेंस लैंग्वेज की ये है। और हमारा बच्चा कल कितना अच्छा वाचक बनेगा, क्या होगा, ये हम पे बहुत निर्भर करता है। तो जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं घर में, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बहुत प्रेशर नहीं लीजिए इंग्लिश सिखाने का। अगर हम हिंदी बोलते हैं बहुत परेशान मत होइए, पहले हिंदी को अच्छे से, या जो भी आप मराठी हैं या कन्नड़ हैं, आप उसको पहले बोलें, उसकी जो पूरी मातृभाषा वोकेबलरी अपनी। है, हाँ, क्योंकि उसमें आप बहुत कंफर्टेबल है ना। आप भी, अब अगर हर पेरेंट चाहता है कि, क्योंकि इंग्लिश का एक इकोनॉमिक फ़ायदा है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम उसे थोड़ी लेटर लाइफ के लिए भी रख सकते हैं। तब तक हम अपने पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही सिखाएंगे। आप बच्चे से, आप तमिल है, तमिल में बात करें, आप वो ड्यूरेशन, आप उसको लैंग्वेज, अगर आपको लगता है कि फ्रेंच सीखेगा तो शायद इसको कल करियर में, प्लीज़ गो एंड लर्न फ्रेंच। First, you learn it yourself. Give that time. Give 3, 4, 5 years to your child for your native language, and then you can introduce a second language. And even बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तो इतना ज़्यादा है और इतना मल्टीफेसेटेड है कि जैसे मैं, आई एम बाइलिंगुअल, तो अगर मेरे मुंह से गलती से इंग्लिश निकल गई तो कोई बात नहीं, टेक इट ईजी। डोंट फोर्स देम टू लर्न अ लैंग्वेज विच यू डोंट नो, है ना। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। डोंट फील डिसअपॉइंटेड कि आपको आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही, पड़ोसी के बच्चे को आ रही है, वो टीवी देख के सीख रहा है। हाँ। और टीवी से लर्निंग जो है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, लर्निंग इज़ नॉट अबाउट रीचिंग द एम, इट इज़ अबाउट द जर्नी। ब्रेन ग्रोथ जो है वो, और वो जुगाड़, और उसको इंग्लिश में हम बोलें तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसके विकास के लिए आपको वो पाथवे क्रॉस करना पड़ेगा। रेडीमेड नॉलेज हैज़ नेवर हेल्प्ड एनीवन इन डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लोग जैसे बहुत मीडिया पे भी चलता रहता है कि जो 99% लाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, और जो बाकी होते, तो हम जो बाकी लोग हैं वो हम उनके, जो, ऐसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, जो एफर्ट, निठल्ले हिंदी में बोलते हैं, या जो एफर्ट नहीं पुट कर रहे और यहाँ वहाँ से शॉर्टकट ढूंढ रहे, वो ग्रुप नहीं है। वह एक बीच का ग्रुप है जिसको आपने नाम नहीं दिया है। वह ग्रुप है जो हार्डवर्क भी जानता है और जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत अच्छी है। और जो 99% वाला था उसने हार्डवर्क तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो जैसे हम घोड़े के ब्लाइंडर्स लगा देते हैं, वो मार्क्स के पीछे भागता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहीं पे रह गई, है ना। तो ये बीच का ग्रुप है, ये वो ग्रुप नहीं है जो बिल्कुल अलाल है ना। तो ये नोशन भी क्लियर होना चाहिए हमारा। मैम, एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में देखा जाता है कि माँ जब फीडिंग कराती है बच्चों को तो उनके कभी ना कभी कानों में दर्द होने लगता है। तो दादी नानी के नुस्खे हैं कि कान में 2 बूंद मिल्क डाल दो, और ये मिथ है या मैं इसको मतलब ऐसे डिफाइन कर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या मॉम्स जब फीडिंग कराती हैं तब वो कान में दर्द होता है, और उनके कानों में 2 बूंद 4 बूंद दूध या तेल डालने से बच्चे को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है? बहुत बड़ी, जिसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है वो ठीक है, तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर नहीं डालना चाहिए। अननेसेसरी फूड बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है और बैक्टीरिया के लिए भी है। तो कान के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें 2 हम, जो अभी हमारे इससे पर्टिनेंट है, एक्सटर्नल ईयर जो कैनाल है रास्ता, और फिर एक पर्दा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद मिडल ईयर आता है। तो जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी नॉर्मल है, तो एक्सटर्नल ईयर में हम दूध डालेंगे। दूध बहुत न्यूट्रिशियस है बच्चे के लिए भी, हमारे लिए भी, और बैक्टीरिया और उनके लिए भी ग्रो करने के। तो आप एक सोर्स छोड़ रहे हैं ना वहाँ पे। ऑल्दो अगर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम होता है, तो उसमें वह प्रोटेक्ट करने, अगर थोड़ा बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी, लेकिन हम वो चीज़ करेंगे जिससे हानि होगी, फ़ायदा नहीं होगा। कान दर्द होना, ये डेफिनेटली एक समस्या है। हाँ। ये समस्या तब आती है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें ज़ुकाम होता है। तो
कान की नली जो रहती है, जो मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे वाला एक कमरा समझ लीजिए छोटा है, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिपल्स करने के लिए एक नली है जो कि मुंह के ऊपर और नाक के पीछे खुलती है, हाँ। जिसको हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। तो वो बंद हो जाती है और जनरली ऐसा जुकाम में होता है, तो फिर बच्चों का कान दर्द होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। कई बार स्वतः ही वह ट्रीट ऐसे हो जाता है कि बच्चे बहुत रोएंगे अगर उनको कान में हाँ, दिक्कत बहुत होगी, बहुत तकलीफ है। तो जो आंसू होते हैं वो हमारी नाक में जाते हैं और वह आंसू सलाइन है प्रेडोमिनेंटली, तो कई बार उससे भी खुल जाता है। नहीं तो आज के समय में तो बहुत सारी मेडिकेशन है जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। कॉमनेस्ट रीज़न कान दर्द का ये है। फिर सेकेंड रीज़न जो नहीं होना चाहिए वो है इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर, तो उसके प्रिवेंशन के भी तरीके रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ इट हैज़ हैपेंड तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। मैम, बच्चों में देखा गया है जब बीमारियां होती हैं तो पेरेंट्स बार बार उनको एंटीबायोटिक देते हैं, तो क्या बच्चों को बार बार एंटीबायोटिक देना सही है? एक्चुअली ये बहुत गलत है। उसका कारण एक तो ये है कि आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक जो है अपने पराये में डिफरेंस नहीं करती। जो बैक्टीरिया आपकी मदद कर रहे हैं और जो बैक्टीरिया वाकई में पैथोजेनिक है उनमें डिफरेंस नहीं करती, वो सबको ख़त्म करती है, जिससे कि डिस्बायोसिस होगी। दूसरा, जब हम जो सबसे ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है, हमें लगता है कि मानव सभ्यता ने इतना बदलाव और इतना अचीव किया है, पर जेनेटिक लेवल पे अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्मार्ट होता है और बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे हमने कोविड में देखे थे, उसके कितने वेरिएंट आ गए, कितने बिल्कुल। खटाखट आए। तो जब ऐसा होता है तो बैक्टीरिया क्या रहता है, उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि आप एंटीबायोटिक दोगे तो उसमें से कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन होएगा और उसके बाद रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे उतने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं आएगा और ये बहुत सीरियस इशू है, तो वो होने लगेगा। तो उसका प्रिवेंशन कैसे होता है कि अच्छा, अब कोई बहुत ही बीमार है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एक तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेगी, वायरसेस पे, फंगस पे नहीं काम करेगी। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को है तो उसको तो हमें देनी पड़ेगी, लग के देनी पड़ेगी, फुल डोज देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसकी तो जान हमें बचानी ही है। परंतु ऐसे इन्फेक्शन, भाई फीवर तो सब में आएगा, हमको कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो हमें पहले थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और ये संभव डॉक्टर के लिए ही है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिम्टम तो एक ही जैसे रहते हैं ना, कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन रहते हैं और उनके कुछ फाइन सिम्टम्स एंड साइन हैं जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमें अथक प्रयास करना चाहिए कि हम अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हम उसे ना ट्रीट करें एंटीबायोटिक से, बाकी उसके विभिन्न ट्रीटमेंट हैं उनको दें। परंतु कभी ऐसा डेफिनेटली 5% ऐसा हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन ने जो नाक की त्वचा है, जैसे जनरली ज़ुकाम जैसे रहता है या फेफड़े की, उसको इंजरी या इन्फ्लेम यानी सूजन करिए और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगा, तो फिर हमें एंटीबायोटिक का यूज, लेकिन वो 5% हुआ ना, 95% बच्चे क्यों एंटीबायोटिक भुगते, ये स्टैटिस्टिक कोटेबल नहीं। मैं एक आपको इस रिलेशन में जो बता रही थी कि प्रेडोमिनेंटली हाँ। वायरल इन्फेक्शन होते हैं और अगर हमने एक बार टैग किया कि वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, ये मैं कहना चाह रही थी। तो ये इस पे हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए एज डॉक्टर्स एंड एज पेरेंट्स कि हम अननेसेसरी ना दें। कई बार पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि मैडम हम पहले से दे देते हैं क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर उसका झंझट उठाना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब हमने जीवन प्राप्ति करी है तो झंझट तो रहेंगे ही, बिल्कुल। है ना, और हम लंबे समय पे हम नपा तुला काम करेंगे और बैलेंस मेंटेन करेंगे तो कोई बड़े झंझट में नहीं, छोटे छोटे झंझट हमको का बोझ लेना पड़ेगा, बड़े झंझट में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे ब्लाइंडली एंटीबायोटिक यूज़ करना ओवर द काउंटर, एक्चुअली एंटीबायोटिक कभी ओवर द काउंटर होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे है ज़्यादातर कंट्रीज़ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक देती ही नहीं है और नहीं देनी चाहिए। हमको बिल्कुल टेम्प्ट नहीं होना चाहिए ऐसे एंटीबायोटिक लेने मतलब के लिए। हमें बार बार बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं इसमें वैसे मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल नहीं देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी है बड़ी,
उसको पहली बार मैंने 8 साल पे एंटीबायोटिक दी क्योंकि उसको टॉन्सिलाइटिस हो गई थी, जो कि श्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। उससे पहले मैंने उसे कभी एंटीबायोटिक दी ही नहीं थी, है ना? तो ये ठीक है, कुछ बच्चों को ज़्यादा लगती होगी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मुझे याद रह जाता है क्योंकि इतने साल हमने मैंने निकाल दिया। शी इज़ हेल्दी, शी इज़ डूइंग गुड। मैम, पेरेंट्स को अपने नवजात शिशु को पहली बार कब नहलाना चाहिए? इसके लिए पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा एक सेंस ऑफ डर्टीनेस रहता है, और जो शिशु होता है वो एक वर्निक्स करके एक बिल्कुल वैक्स की तरह कोटिंग में आता है ना, जब डिलीवर होता है ज़्यादातर। और हम उसे रगड़ रगड़ के क्लीन करना चाहते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि वही ये डर्टी है। तो पहले तो उसको हमें बहुत ऐसे रिमूव नहीं करना चाहिए, वो ग्रेजुअली निकल जाएगा, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जिसको आप गंदगी सोच रहे हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये तो डे 1 और डे 2 के न्यूबॉर्न की जो बात है। दूसरा, जो शिशु रहता है शुरू में, उसका तापमान वेरिएशन, मतलब उसे बहुत जल्दी कोल्ड स्ट्रेस हो सकती है, यानी ठंड लग सकती है। और अगर हमारा एम्बिएंट वातावरण, क्योंकि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी पड़ती है तो भयानक पड़ती है, तो गर्मी भी लग सकती है, क्योंकि उनका थर्मो रेगुलेशन बहुत वो रहता है, कम वेरिएशन है उसमें। तो इसलिए नहलाना शुरू में तो एक चैलेंज है, और जो ज़रूरी भी नहीं है। इवन बाद में भी नवजात शिशु कहीं कीचड़ में खेल के तो आ नहीं रहा, नाली में तो गिर नहीं गया, वो आपके पास रह रहा। अगर आपने अपनी स्वच्छता और बेसिक हाइजीन मेंटेन करी तो बहुत कंपल्शन नहीं है शिशुओं को नहलाने का। आप सिंपल स्पंजिंग भी कर सकते हैं। स्पंजिंग करते समय, या फॉर दैट मैटर नहलाते हुए, बच्चों में ना स्किन फोल्ड, स्पेशली नेक पे स्किन फोल्ड होता है, जो आपको दिखता ही नहीं है बाहर से, और अंदर इतनी स्किन रहती है। और स्पेशली बच्चे बहुत दूध पलटते हैं और वो ड्रिबल करके नीचे आ जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्किन फोल्ड स्ट्रेच करें और उन्हें क्लीन करें। नहलाना या सिर्फ स्पॉन्जिंग करना, ये आपकी चॉइस है। परंतु अगर आपने नहलाने को चूज़ किया है तो आप ऐसी जगह करें जहाँ पे हवा ना चल रही, मतलब पंखा या बाहर से हवा ना नहीं हो, और टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हो कि शिशु कोल्ड स्ट्रेस में चला जाए। ये ध्यान रखें। अगर आप गीले बच्चे को पकड़ना भी एक स्किल है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज़ आप नहीं नहलाइए। ना तो आप खुद बहुत स्ट्रेस में रहें, ना और कोई ऐसा पोटेंशियल एक्सीडेंट सिचुएशन क्रिएट करें। तो इसलिए बहुत कंपल्सरी नहीं होता शिशुओं को नहलाना। सिंपल बेसिक हाइजीन एंड स्पॉन्जिंग वुड डू। पहली बार न्यू बॉर्न बेबी को कब नहलाना चाहिए? मतलब 1 वीक, 2 वीक या मंथ? जब आप ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर मेंटेनेंस और होल्डिंग अ वेट चाइल्ड जो है वो स्लिपरी हो जाएगा, समझ जाएं। उसे नॉर्मली पकड़ना और लेने में आपको घबराहट ना हो, तब जाके नेक्स्ट स्टेप में आएगी। जिस दिन आप ये करने लगे उस दिन आप कर सकते हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि अगर आप नहीं नहला लें तो बेसिक हाइजीन, जो मैंने स्किन फोल्ड्स या बच्चे के जेनिटल एरिया पे अगर सॉइलिंग हो गई है, वो बेसिक हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी हाइजीन मेंटेन करें। मतलब बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उसको नहीं नहलाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैम, बच्चों में डायपर रैशेस की समस्या बहुत आजकल सुनने में आ रही है और बढ़ती भी जा रही है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? ये नाम अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो समस्या आई वो डायपर से आई, है ना? हाँ। तो इसलिए डायपर का पहला जो इसका समाधान है कि आप डायपर का यूजेज कम करें, है ना? डायपर की क्या ज़रूरत है? थोड़ी सहूलियत ज़रूर है इसमें, परंतु उसके और भी तरीके हैं मैनेज करने के। उसमें जनरली ऐड में दिखाते हैं कि डायपर नहीं पहना था तो गीला हो गया और निमोनिया हो गया। हाँ। मुझे लगता है कि वो थोड़ा गलत है उससे, क्योंकि सहूलियत और उन्होंने खुद से चूज़ की, पेशेंट ने चलेगा, पर डरा के चूज़ किया उन्होंने डायपर में, ये नहीं चलेगा। देखिए, हमारी जो पता नहीं आपने देखा हो, दादियाँ थी, वो एक सीटी की तरह ध्वनि करती हैं और बच्चा पेशाब कर लेता है। बेसिकली वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है कि उन्होंने कभी उसे स्प्लिट करके नहीं सिखाया होगा कि जब पहली शुरुआत में बच्चा सुसु करता है और अगर हम कोई भी ध्वनि कर लेंगे तो वो उसका जो रिफ्लेक्स है वो एसोसिएट कर लेगा उसको। और उसके धीरे 15-20 दिन बाद फिर जब आपको लगेगा 2 घंटे हो गए अब ये पेशाब करेगा और आप वो ध्वनि क्रिएट करेंगे,
तो वो कर भी लेगा। ये हमारे यहाँ प्रचलित था हमेशा से, और इससे बड़ा ईज़ी रहा बच्चों का लालन पालन। ये नहीं रहा कि 2 बाल्टी कपड़े गीले कर दिए, अब मैं कैसे धोऊँ, है ना? तो एक तो वो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिससे हमें डायपर ही कम यूज़ करना पड़े, और मैं तो बहुत प्रमोट करती हूँ 2 कारण से, कि एक तो डायपर जो है वो सिंथेटिक चीज़ है एंड इट इज़ कॉजिंग पोल्यूशन डेफिनेटली, और दूसरा बच्चों को डायपर रैश का बड़ी समस्या भुगतनी पड़ती है। हमारे लिए वो कम्फर्ट है कि हम उसे अच्छी सी ड्रेस पहना के घूम रहे हैं, लेकिन उसको डायपर रैश बियर करना पड़ रहा है। फिर भी किसी कारण से मैं किसी को जज नहीं करती इसके लिए कि वो डायपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उनको हमने डायपर पहनाया और रैश हो गया, तो पहले हमें डायपर का प्रयोग ही एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। फिर उनके लिए बैरियर क्रीम आती हैं लगाने के लिए, हम उसका यूज़ेज करें। पहले जेनिटल एरिया जो है उसे ड्राई और नो ह्यूमिडिटी रखें, है ना? अच्छे से डैब ड्राई कर लें किसी कपड़े से, फिर क्रीम लगाएँ हल्के हाथों से और खुला छोड़ दें। इससे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं उपलब्ध है। अगर किसी को बहुत बच्चा पॉटी कर रहा है या सुसु कर रहा है और बहुत पेन हो रहा है, तब तो फिर उसको एक्सकोरिएशन स्किन आपको दिख रही हो ना हो, दिख रही हो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक इंजरी हो सकती है। अगर लेकिन वो बहुत एक्सेसिवली रो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें जो भी ट्रीटमेंट एस्केलेशन होगा वो फिर डॉक्टर करेंगे, आप नहीं करिए। इसमें ना एक कॉमन प्रॉब्लम प्रचलित है कि पेशेंट एक तो डायपर यूज़ करता है और उसके बाद स्टेरॉइड जो है वो सूजन और इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस कम करता है, उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड यूजेज बिना किसी के एडवाइस के और बहुत ज़्यादा यूज़ आप कहीं पे उसको खाएंगे या कुछ यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन दवाई है अगर उसका टारगेटेड यूज़ है। अदरवाइज़ वह स्किन को डैमेज करता है। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप डायपर यूज़ कर रहे हैं और स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो हमें बच्चे को डायपर से परेशानी हुई, फिर रैश से स्टेरॉइड, तो एटलीस्ट ये मत करिएगा। तो आई थिंक दिस कवर्स ऑल द पॉइंट्स। बच्चों को क्यों टीकाकरण ज़रूरी है और इसका शेड्यूल क्या हो सकता है? जी, टीकाकरण क्यों ज़रूरी है या गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया हुआ है और किसी कारण से ही किया होगा। कुछ बीमारियां थी जो कि बहुत ही घातक थी और उनके इलाज भी बहुत अच्छे उपलब्ध अभी भी नहीं है, जैसे कि डिप्थीरिया यानी कि गलघोटू, टिटनस, ये बहुत ही सीवियर बीमारी है जो कि आजकल आज की जो सोसाइटी है उसने देखी नहीं, क्योंकि टीकाकरण बहुत वर्षों से हो रहा है और थैंकफुली ये जो बीमारियां हैं बिल्कुल ना के बराबर हो गई। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि थैंकफुली गवर्नमेंट ने इतनी मुहिम चलाई हुई है। तो ये चाइल्डहुड इलनेस थी, ये चाइल्डहुड में होती थी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ज़्यादातर इलनेस चाइल्डहुड में हो जाती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम नया नवेला है। तो इनका प्रिवेंशन जो है, क्योंकि इनमें इलाज की बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है, तो ये एक मेथड जो ईजाद हुआ और इसने इतनी जानें बचाई हैं कि किसी इंडिविजुअल दवाई ने कभी नहीं बचाई होंगी। टीकाकरण जब आया तो टीकाकरण का मतलब है कि आपका बीमारी से एक्सपोजर नहीं हुआ, परंतु आपके इम्यून सिस्टम को हमने ऐसी कुछ मटेरियल दिया जिससे वो भ्रमित होके उसने उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ली, और चूंकि अब उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली तो अब वह वास्तविक इन्फेक्शन को होने नहीं देगा। तो ये कितना ब्यूटीफुल है कि एक बीमारी जिसके लिए आप महीनों हॉस्पिटल में रहें और उसके बावजूद भी रिस्क हो या जिसका इलाज नहीं उपलब्ध, उसका आप एक सुई से, छोटे से इंजेक्शन से बचाव कर सकें। तो इसलिए क्या टीकाकरण कंपल्सरी होना चाहिए? बहुत सारी बीमारियों के लिए टीकाकरण कंपल्सरी और बिल्कुल होना चाहिए। वह हमने सोसाइटी में देखना बंद कर दिया, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वातावरण में वह कीटाणु नहीं है। जिस दिन टीकाकरण बंद होगा उसके बाद के जो बच्चे होंगे उनको यह बीमारियां दोबारा हो जाएंगी और उतनी ही सीवियरिटी से होंगी। तो इसलिए बिल्कुल टीकाकरण करना चाहिए। टीकाकरण के शेड्यूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियों के लिए थैंकफुली टीकाकरण है, तो एक बहुत ही लंबा शेड्यूल होता है और ज़्यादातर हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करेंगे या आपके जो भी पीडियाट्रिशियन केयर टेकर है वह प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसको आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वह इतना विस्तृत है कि अगर मैं बताऊंगी तो भी ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा। वो दिखेगा, फाइल दिखेगी तो बहुत आसानी से, इतना यूज़र फ्रेंडली रहता है उसमें, क्योंकि मंथ्स और ईयर लिखे रहते हैं तो पेशेंट को समझ आ जाता है।
इसमें ये है कि कई बार फिर भी गलती से पेशेंट से टीकाकरण छूट गया, हाँ। तो कृपया जिस दिन जागे उस दिन ही सवेरा अब लगवा लीजिए और भगवान को थैंक यू बोलिए कि उस ड्यूरेशन में, सपोज जैसे मैंने डिप्थीरिया का टीका अपने बच्चे को 1.5 साल तक नहीं लगाया, आप भगवान को धन्यवाद कहिए क्योंकि इस पीरियड में भी तो हो सकता था। आप लकी हैं आपके बच्चे को नहीं हुआ, और वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ठीक है वातावरण में कीटाणु प्रेजेंट है, लेकिन जो आसपास के बच्चे और लोग थे वो वैक्सीनेटेड थे। आपके छोटे, मैंने वही बोला था कि छोटे बच्चे बाहर नहीं जाते, तो घर के अंदर उन लोगों ने वो बीमारी को आने नहीं दिया क्योंकि वो टीकाकरण उनको मिला है। लेकिन किसी दिन तो बच्चा बाहर निकलेगा ना, तो इसलिए प्लीज़ अब अगर आपको याद आया कि टीकाकरण का कुछ ऐसा कंसेप्ट है तो प्लीज़ आप उसे यूटिलाइज़ करिए और लगाइए और अपने बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारियों से बचाइए। मैम बच्चा जिद करता है तो बच्चे को कैसे सँभालें? ये अपने आप में पूरे 1 घंटे पॉडकास्ट का सेशन हाँ, है, वो परंतु मैं इसको तो भी इन अ कैप्सूल बताना चाहूँगी क्योंकि, और वो इन अ कैप्सूल बताने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड इसलिए हूँ क्योंकि वही हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है और ये हम जनमानस को ये बताना चाहेंगे कि इसके सॉल्यूशन है ना? तो जो बच्चा ज़िद करता है, अ, देखिए एक तो जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जैसे-जैसे बच्चा कॉग्निजेंट होता चला जाएगा, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा ही, और हम धीरे-धीरे इमोशनल रेगुलेशन हम सीखते हैं धीरे-धीरे। अति का खुश होके बिल्कुल पागल ना हो जाना, किस कोई चीज़ ऐसे अति का दुखी ना होना, ये ग्रेजुअली हम लर्न करते हैं, है ना? और बच्चा भी लर्न करेगा आपका। परंतु आपने देखा होगा बच्चा खुश होता है तो कितना खुश हो जाता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और हम उसे ये ज़्यादा और कम में नहीं करते। ये नैसर्गिक है, ये सब में होगा ही। रेगुलेशन जो है वो हम सीखते हैं या हमें कोई सिखाता है, तो इसलिए वो बाद में कितना ज़िद्दी रहेगा ये एनवायरमेंटल फैक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। बट अदरवाइज़ वो 1.5 से 2.5 साल वाले बच्चे ऐसे होते हैं और आपको नहीं मालूम वो किस चीज़ की ज़िद कर लेंगे। कोई छोटी-सी चीज़ की भी हो सकती है, कोई बड़ी भी, और कई बार हमें हँसी भी आएगी कि इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हो। पर वो ज़िद करेंगे, वो रोएँगे, वो दीवार पे सर भी मार सकते हैं, वो लोट भी सकते हैं। तो पहले तो ये ना हमारा एक जो एसोसिएशन है रोने से, उसे बहुत ही ओवर द टाइम हमने लर्न किया है कि बड़ा पीड़ादायक एसोसिएशन किया हुआ है। तो उसको हम पहले तो ब्रेक करें और सोचें कि ये ब्लेसिंग है कि बच्चा इतना इमोशनल प्रोलिफिक इमोशन दिखा रहा है अपना, तो हम उसे रेगुलेशन सिखाने की अपॉर्चुनिटी भी तो मिल रही है आपको। तो हम शांत रहें और बिल्कुल भी विचलित ना हो, और ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगी कि उसको बिल्कुल अबंडन कर दें कि अब तुम रो रहे हो, वो तो मैडम ने बोला है कि रोते हैं बच्चे, ऐसा नहीं। उसको हम 1-2 बार समझाएँ और उसे ऐसा महसूस हो कि ऐसी घड़ी में मेरे माँ-बाप या जो भी उस समय पे है, वो वहाँ पे था। लेकिन थोड़ी-सी अपॉर्चुनिटी उसको सेल्फ रेगुलेट और सेल्फ सूद होने की दें, है ना? परंतु अब बच्चा तो पूरे दिन ही रोता है, तो हमारा तो सर दर्द ही हो जाएगा क्योंकि वो तो पल-पल पे ज़िद करते हैं। कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाता है। तो देखिए उसमें पिक योर बैटल्स वाइसफुली, है ना? अ, 10 चीज़ों के लिए वो बच्चा आपसे माँगेगा दिन में। आप उनमें से 9 चीज़ें होंगी जो ना आपको हानि करेंगी, ना बच्चे को हानि करेंगी। आप उन्हें दे दें और कलेश नहीं करें। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो आप दे नहीं सकते क्योंकि शायद वो अब महँगी हैं या उनकी कुछ ऐसी वैल्यू है या जो बच्चे को हानिकारक है। कैंची अगर बच्चे आपसे माँगेगा या पेन माँगेगा तो आप थोड़ी दे देंगे ना। या आग से खेलना चाहेगा या दिए से खेलना चाहेगा। तो अब तो हमें मालूम है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो हमें पावर ऑफ कन्विक्शन आ गई कि भई तुम इसके लिए रोओगे, कुछ भी करोगे, मैं नहीं दे सकता। तो वो एनर्जी भी तो खुद में होनी चाहिए क्योंकि एनर्जी की बात करें तो बच्चे की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है और हमारी कम होती है। और कन्विक्शन जब हमारा हो जाएगा तो हमको लगेगा कि रोने दें। अब वो रो रहा है तो हम 2-4 बात समझाएँ, जिसमें से वो कुछ सुनेगा, कुछ समझेगा और वो रोता रहेगा और हमें लगेगा कि हम समझाने का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर जैसा मैंने कहा कि कभी भी किसी को सेंस ऑफ अबंडनमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें छोड़ दिया, हम मैटर ही नहीं करते थे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा, आप उसे 1-2 बार करें और उसके बाद थोड़ी-सी दूरी पे बैठ जाएँ और करें। लेकिन फिर वो इतना रो रहा है कि हमारा तो सर दर्द हो रहा है, तो फिर पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन यूज़ करें। बच्चों की एक और ब्यूटीफुल बात होती है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा, अब मैंने ही रुलाया और मैं ही उसे छिपाऊँ तो इतना भी बुद्धू नहीं है। बिल्कुल। प्रेफ़रेबली हो सके अगर घर में कोई दूसरा सदस्य है और ये हमारा सिंक्रोनाइज़ेशन होना चाहिए
वो आए और उसे गोदी में लेके कुछ नहीं बाहर चला जाए। अब उसमें बाहर जाके आप उसे टॉफ़ी दे के डिस्ट्रैक्ट, दिस इज़ यूज़लेस एंड स्टूपिड, मतलब सॉल्विंग वन प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अनदर बिगर प्रॉब्लम, ये नहीं हमें करना। बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं कि उसे आप चिड़िया दिखाओगे, पत्ती दोगे, पत्ती उसके मुँह पे लगाओगे, उसी में वो बहल जाएँगे, है ना? तो इतनी आसानी से हम डिस्ट्रैक्ट करके अपने घर में दोबारा से शांति की स्थापना कर सकते हैं। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ, फील ब्लेस्ड दैट योर चाइल्ड इज़ हैविंग सो मच ऑफ इमोशन, है ना? तो बिल्कुल इनसे ज़िद करने से विचलित ना करें। उसके विपरीत कोई घर में बड़ा बूढ़ा आएगा, या क्योंकि हमारा ही इतना नेगेटिव एसोसिएशन है, क्यों रुला रहे हो बच्चे को? दे क्यों नहीं देते? वो रोया और किसी ने आके बोला और आपने दिया, तो आप ये सिखा रहे कि रोएँगे तो काम होगा, तो मिलेगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। भविष्य में जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, वो पैदाइशी ऐसा उनके नियति में नहीं लिखा होता कि ये ज़िद्दी होंगे, ये गुस्सैल होंगे। कई बार हम बड़ों को बोलते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है। इनका कैरेक्टर नहीं था, ये कैरेक्टर एनवायरनमेंट ने प्रोबेबली डेवलप किया है। तो इसलिए अब वो रो ही गया है और आप उसे वही चीज़ दे रहे हैं जिसके लिए वो रोया है, तो फिर आप उसको डेफ़िनेटली रीइन्फोर्स कर लें कि बेटा कल आज 15 मिनट और कल 25 मिनट तक ट्राई करना, तो मिल जाएगा। तो प्लीज़ बस ऐसा मत करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इवेंचुअली, और पेशेंस रखें और ऑप्टिमिज्म रखें कि इवेंचुअली ये जो फेज़ है ये निकल जाएगा और आपका बच्चा बहुत ही फाइनली रेगुलेटेड हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो आपने सिखाया, हर इंसान को ये लाइफ स्किल्स हैं, पहले इनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोगों के ह्यूमन कनेक्शंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा थे। आजकल के डिजिटल एनवायरनमेंट में देयर इज़ स्कैर्सिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मैं पेशेंट को बताती हूँ कि ये एक लाइफ स्किल है जी, जैसे कि पानी में आप डूब रहे हैं और तैरना वाली, ऐसे ही कि मुझे गुस्सा आया और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने आप को, थोड़ा टाइम लगा, सबको लगता है, पर शांत कर लिया। ये हमें हर बच्चे को सिखाना चाहिए, जिससे कि कल भविष्य में वो कोई गलत कदम ना ले ले, अकेला ना महसूस करे, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फील ब्लेस्ड दैट योर चाइल्ड इज़ क्राइंग एंड यू आर गिविंग हिम अपॉर्च्युनिटी टू सेल्फ रेगुलेट। हाँ, मैम बच्चे को बार-बार सर्दी-जुकाम होना क्या सामान्य है? ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और इन अ सिटी पॉपुलेशन जहाँ के ओवर क्राउडेड हैं, हम थोड़ा एयर पोल्यूशन है, इट इंक्रीजेज इन्फेक्शन, तो होगा। स्कूल जाते हैं बच्चे तो बहुत होते हैं, और है ना, हम ऐसे इसको नॉट एग्जैक्टली इन टेक्स्ट बुक बट अदरवाइज पीडियाट्रिशियन से स्कूल सिंड्रोम, स्कूल, और पेरेंट्स बोलते भी हैं कि मैडम एक दिन जाता है और 5 दिन बीमार रहता है क्योंकि वो दूसरे बच्चों से इन्फेक्शन ला रहा है। तो ये कभी होगा ही। कई बार मैंने ऐसा पाया कि पेरेंट्स बिल्कुल, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हम सो ही नहीं पा रहे कि बच्चा इतना बीमार पड़ रहा है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव इवन सजेस्टेड कि आप 5 दिन का स्कूल से ब्रेक ले लीजिए, तो बच्चे का भी हो जाएगा बेटर एपेटाइट वगैरह, और आप भी थोड़े हो जाएंगे, बट बी प्रिपेयर्ड कि स्कूल जाएगा तो फिर दोबारा से इन्फेक्शन होगा। तो हेंस इट इज़ नॉर्मल, बट हम उसे थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। मैम बच्चा अगर बार-बार रोता रहे कंटिन्यूअसली और पेरेंट्स को कोई कारण समझ में ना आए, तो पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और मुझे, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी कि ये हमारी टेक्स्ट का एक चैप्टर होता है, एक्सेसिवली इरिटेबल चाइल्ड। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत होती है। कुछ समस्याएं जो पेरेंट्स घर पे समाधान कर सकते हैं, ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, जिद से रो रहा है तो हमें मालूम है हाँ, जिद से हाँ, रो रहा है। हाँ। ये ऐसे शिशु हैं जो बोल भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे, और उन्होंने कोई जिद नहीं करी और रो रहे हैं। तो रोने के सबसे पहला कारण भूख होता है। फिर भूख को हमने पूरा कर दिया, उसके बाद भी हमारा बच्चा रो रहा है, तो हम उसको, पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा, जिससे उन्हें ईजी रहे, विभाजित करती हूँ, कंसोलेबल चाइल्ड एंड नॉन कंसोलेबल चाइल्ड। कंसोलेबल चाइल्ड जिसे हम गोदी में लेके बात करके दूध पिला के दोबारा से फिट करा के चुप करा पा रहे हैं। इनकंसोलेबल जिसको हम चुप नहीं करा पा रहे किसी भी तरह, चाहे थोड़े क्षणों के लिए भी चुप करा रहे हैं, जब तक मैंने गोदी में लिया था मैं लिटा रही हूँ और रो रहा है। तो जनरली इस वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको कोई बहुत जघन्य बीमारी नहीं होगी। जो इनकंसोलेबल है उसमें भी सबको जघन्य बीमारी नहीं होती। कॉमन समस्याएं रहती हैं जैसे कि डायपर रैश, नाक बंद होना। छोटे बच्चों की नाक बंद होना पेरेंट्स को समझ नहीं आती है, क्योंकि शुरू में जब बच्चे 3 महीने के आसपास के होते हैं
और अगर उनकी नाक बंद हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, तो नाक बहती नहीं, इसलिए पेरेंट्स को नहीं पता चलता। पर ये बहुत बहुत कॉमन कारण है बहुत ज़्यादा रोने का, क्योंकि जब बच्चा जो है वो ऑब्लिगेट नेज़ल ब्रीदर है, उसको नाक से सांस लेना आता है, मुंह से नहीं लेना आता, तो वो बहुत परेशान होता है। और रोता है तो उसको सांस भी मिलती है, तो शायद इसलिए और भी ज़्यादा रोने की कोशिश करता होगा। और दूसरा, वो फीड भी नहीं ले पाएंगे फिर, हाँ। है ना? तो ये समस्याएं जिनके पेरेंट्स की मैं इसलिए बता रही हूँ कि खुद से नेज़ल ड्रॉप आजकल अवेलेबल है, अपने पीडियाट्रिशियन से लिखवाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, हर एक मल्टीपल स्ट्रेंथ में आती है। तो डायपर रैश का भी वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और नेज़ल का भी कर सकते हैं। फिर अगर फिर भी नहीं चुप हुआ तो उन्हें कपड़े उतार के देख लेना चाहिए कि कहीं भी किसी कीड़े ने काटा है, कहीं चोट लगी है। और अगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा और नेज़ल ड्रॉप भी डाली, तो जो बहुत छोटे शिशु होते हैं उनमें इन्फेंटाइल कोलिक होता है। कोलिक मतलब मरोड़न आती है बिना वजह के, कोई उन्हें इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। और ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं, इसके लिए भी दवाई उपलब्ध है। और आजकल तो खासकर मुझे लगता है कि पीडियाट्रिशियन पहले से उनको बता के रखते हैं, तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी बच्चा रो रहा है, देन दैट चाइल्ड डिजर्व्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। तो पर ब्यूटीफुल बात यह है कि जो मैंने रीज़न आपको दिए हैं पहले, यही सबसे कॉमन कारण है। 90% जो, अगर आप ये एल्गोरिदम फॉलो करेंगे तो 90% पेरेंट्स अपने बच्चे का रोना मैनेज कर लेंगे। 10% बचेंगे जिनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, तो उस तरह से उनका भी जो परेशानी है आने की और दिखाने की कम हो जाएगी। ठीक। मैम, ये वापस से वही सवाल है कि बच्चा अगर अपनी उम्र के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम एक ग्रोथ चार्ट मेंटेन करें। आप घर में भी कर सकते हैं, सिंपल ग्राफ होता है, इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पीडियाट्रिशियन भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि हमें अंदाज़ा रहे। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है, जैसे अगर पेरेंट्स छोटे हैं और उनको वही लगता है कि हमारा बच्चा छोटा ना रहे, तो हमें उनका ग्रोथ पैरामीटर, और ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स छोटे लेकिन उनके पूर्वज छोटे नहीं थे, है ना? कई बार एकदम ना वो बिल्कुल लकी ड्रॉ की तरह हो जाता है और बच्चा लंबा हो जाता है, ऐसा हमने कभी ना कभी देखा है। तो ग्रोथ चार्ट मेंटेन करें, उससे हमें एक अंदाज़ा लगता है। ये बेसिक चीज़ें इसलिए कि अननेसेसरी टेस्ट नहीं करने पड़े, है ना? और दूसरा ये है कि हम देखें कि हमारे बच्चे का न्यूट्रिशन ठीक है, और स्लीप, जैसा मैंने बोला था कि स्लीप का बहुत इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ में। तीसरा, अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले हम अपने से पूछें कि क्या हमारा बच्चा, एक हम सब जानते हैं कि बच्चे कितने एक्टिव रहते हैं, कि क्या वो और अगर हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं और हमारा पहले भी इतना बच्चों के बीच में रहना नहीं हुआ है, तो क्या अपने पीयर्स, जो उसके क्लासमेट्स हैं या उसके हम उम्र बच्चे हैं, उसकी एक्टिविटी उनसे कम है, जिनकी एक्टिविटी उनसे कम है, वह ग्रुप जो है उसको इन्वेस्टिगेशन या एक्सपर्ट ओपिनियन लगेगी ही। बाकी जो बच्चे, अगर आप ग्रोथ चार्ट मेंटेन कर रहे हैं और उनकी ओवर इंटरवल ग्रोथ अच्छी है और उनका खाना ठीक है, बिहेवियर ठीक है, उसमें आप आराम से रहें। जब भी आप रूटीन चेकअप कराएंगे तब आप अपने डॉक्टर को ये सवाल भी उनसे पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा सवाल पूछने में कोई हानि नहीं है। और जिनमें अगर हमें इमीडिएट अटेंशन, जो खा ही नहीं रहा, बहुत डल है, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन ना हो या थोड़ा हो चलेगा, पर लॉस तो नहीं होना चाहिए ना। ये जो मैं पहले भी बोल रही थी कि हर एक चीज़ का एक रेड फ्लैग साइन होता है, तो ये रेड फ्लैग साइन है जिसमें हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें इमीडिएट एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। ठीक। माँ को अगर डिप्रेशन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो माँ है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, एज सच मैं माँ की डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए वो पहले तो ये है कि अडल्ट मेडिसिन या ऑब्स्टेट्रिशियन से डील करें। स्टिल पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक नोन एंटिटी है। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन, जो कोई ऐसा कारण उनको नहीं लगेगा, बच्चा भी ठीक है, माँ भी अदरवाइज हेल्थ ठीक है, घर का एनवायरनमेंट है, लेकिन उनको स्टिल डिप्रेशन हो रहा है, एंड इट कैन बी वेरी सीवियर समटाइम्स। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली आप एडल्ट मेडिसिन के जो आपके डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करें, ये भी एक रेड फ्लैग है। और उसके अलावा एक जनरल एंग्जाइटी होती है, और वो एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि हमको ये फैक्ट मालूम है कि जो बच्चा है, इसके साथ जो भी होगा, इसकी सेफ्टी का ध्यान भी हमारा ज़िम्मा होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा ज़्यादा हाथ रहेगा।
और ये जो जिम्मेदारी का बर्डन है वह हम अपने सर पे रख लेते हैं और उसे विकराल रूप दे देते हैं। तो उसको हम इतना विकराल रूप ना दें, और मैंने बोला कि ज़िंदगी में सबसे अच्छी फ़िलॉसफी ये होती है कि वन डे एट अ टाइम एंड हैव एन एनालिटिकल अप्रोच टू थिंक। तो ये जो ऐसे एंक्शियस पेरेंट, मदर कहें या एंक्शियस ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे से बिल्कुल एक वो बीज है जिसमें असीम उसकी कैपेबिलिटी ऐसा सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हम फलाना चीज़ नहीं कर पाए था हमारा बच्चा। तो ये सब बर्डन नहीं लें, आप आज की सेफ्टी, आज का कनेक्शन, आज का न्यूट्रिशन पे फोकस करें। तो ये जो अननेसेसरी एंग्जाइटी का बोझ हम सब ज़्यादातर पेरेंट्स लेके घूम रहे हैं, वह तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर आपने जो इतनी कीमती जानकारियाँ दी हैं, उससे मैं आशा करता हूँ कि हमारे अभिभावकों को सही जानकारी मिली हो। थैंक यू सो मच। Thank you to you too. And I would not say that the pleasure is entirely mine. I hope it is shared by both of us and all the audiences. And I was amazed by the clarity of your thoughts and questions. So it was really amazing this side also. Thank you so much. Thank you. This podcast is brought to you by Jabalpur Hospital and Research Center with digital support from Duo Guru Infosystems.